डियर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। खंजर वॉर क्विक रिवीजन सीरीज, और इस सीरीज के माध्यम से आप आपके स्कोर को बहुत बेहतर कर पाओगे डियर, मैं आशा करता हूँ। इसका मकसद है केवल आपका शॉर्ट रिवीजन करवाना। कॉन्सेप्ट तो आप सभी ने स्टडी कर लिए होंगे, लेकिन शॉर्ट रिवीजन होना एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी माना जाता है। जितना कॉन्सेप्ट आपको नंबर ऑफ स्टेज में आपके माइंड में होगा, उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलता है इस चीज़। ये आप सभी परिचित होंगे। तो सभी मिलके एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। आज से हम 30 डेज का एक टारगेट लेकर चल रहे हैं, और आपकी क्लास बहुत ही आप सभी के लिए यूजफुल रहेगी। बस आप एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। चलिएगा, आज हम देखने वाले हैं आपके महत्वपूर्ण कॉन्सेप्टों के बारे में, और ये कॉन्सेप्ट आपके फ्लाई ह्यूमन ज्योग्राफी से संबंधित रहेंगे। चलिए फटाफट से शेयर कर दीजिए आप सभी मित्रगण, साथीगण, दोस्तगण, हमारे जितने भी गण हैं वो सभी शेयर कर दीजिएगा भाई। और हमारे जो भी स्कूल लेक्चरर बनना चाहते हैं उन सभी के लिए ये सीरीज लेकर आया हूँ। आज हम ह्यूमन एक्टिविटी की बात करेंगे, और ह्यूमन एक्टिविटी की क्लास में ये क्लास आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। आपकी एग्ज़ाम में निश्चित तौर पे इससे संबंधित एक क्वेश्चन तो हमेशा एग्ज़ाम के पैटर्न में देखा जाता है। काफ़ी बार एक से अधिक भी क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें ह्यूमन एक्टिविटी के अंतर्गत। अब आप सभी को पता है, हिना सोनी लिख रही हैं, जय श्री कृष्णा सर जी, नमस्कार डियर हिना, बहुत अच्छा लगा। हमारी हिना बहुत ही प्यारी स्टूडेंट हैं और अभी लाइब्रेरियन के पोस्ट पर पोस्टेड हैं। बहुत अच्छा लगा हिना, बहुत दिन बाद आप क्लास में आए हो। प्राथमिक गतिविधियां भूगोल की एक महत्वपूर्ण आर्थिक श्रेणी है। अब एक बात याद रखना, जो आपकी एक्टिविटी होती हैं तो एक्टिविटी आपके प्राइमरी एक्टिविटी होती है, एक आपके सेकेंडरी एक्टिविटी होती है, इसके अलावा एक आपके टेरिटरी एक्टिविटी होती है, एक आपकी क्वेटरनरी एक्टिविटी होती है, और एक आपके फिफ्थ एक्टिविटी होती है। आज के टाइम का, नई जनरेशन का फिफ्थ एक्टिविटी बहुत सारी चीज़ें होती। तो प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप, चतुर्थक और पंचमक। आज का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का जो अपडेट वर्जन है वो आपका किस में आएगा, ठीक है। चलिएगा, आज हम पढ़ने वाले हैं ये सभी एक्टिविटी के बारे में। यह वह क्रियाएं होती हैं जो सीधे प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से जुड़ी होती, जहां पर हम आपके नेचुरल रिसोर्सेज का दोहन करेंगे उसे हम प्राथमिक क्रियाकलाप कहेंगे। यदि प्राकृतिक संसाधनों का डायरेक्टली हम उपयोग करेंगे उसे हम प्राथमिक क्रियाकलाप कहेंगे। इसे नीचे इसका संक्षिप्त और विश्लेषणात्मक विवरण दिया गया है। देखिएगा, संक्षिप्त और विश्लेषणात्मक विवरण क्या है इसका, और समझने का प्रयास करिएगा आज का कॉन्सेप्ट। अब देखो, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सर इसकी परिभाषा क्या है। तो परिभाषा है कि वह आर्थिक क्रियाएं जो प्राकृतिक संसाधनों के सीधे उपयोग पर आधारित होती, यानी मानव अपनी जो आवश्यकता है, ह्यूमन नीड है, उस नीड को फुलफिल करता है डायरेक्टली प्राकृतिक संसाधनों। यानी मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति डायरेक्टली किससे होती है? प्राथमिक यानी प्राकृतिक संसाधनों से। तो प्राचीन काल में जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति होती थी वो प्राथमिक क्रियाकलाप से होती, और नेचुरल रिसोर्सेज का डायरेक्टली यूज कर उन्हें प्राथमिक गतिविधियां कहा जाता है। अब इसके मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं तो ये सभी आपने पढ़े होंगे, और अच्छे से आप जहां भी आप स्टडी कर रहे हो उन गुरुओं के मार्गदर्शन में आपने ये चीजें समझी हो। जैसे आपका कृषि,
जैसे हम फसल उत्पादन करते हैं, आपके पिताजी फार्मर हैं, और जब वो फसल का उत्पादन करते हैं तो फसल उत्पादन एक तरह का आपका प्राथमिक क्रियाकलाप है, जहाँ से हम प्रकृति से नेचुरली कनेक्ट होके हम जो उत्पादन करते हैं उसका डायरेक्टली उपभोग करते हैं। तो मानव प्राकृतिक संसाधनों से जो अर्जित किया उसका डायरेक्टली उपभोग कर रहा है, तो उसे हम प्राथमिक क्रियाकलाप कहें। जैसे पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री, जैसे दूध, मांस, ऊन, ये सभी क्या है? प्राथमिक उत्पाद है, प्राइमरी प्रोडक्शन है, ठीक है ना। और प्राइमरी प्रोडक्शन के साथ एक बात याद रखना कि पशुपालन है वो आपका दूध, मांस, ऊन का जो उत्पादन करते हैं उसका डायरेक्टली यूज करते हैं, तो उसे हम प्राइमरी मतलब प्राथमिक क्रियाकलाप कहें। मछली पालन समुद्री और आंतरिक जल स्रोतों से किया जाता है, तो मछली पालन भी आपका क्या है? प्राइमरी एक्टिविटी है। वन उपज संग्रहण, फॉरेस्ट्री, ये जैसे लकड़ी, गोंद, जड़ी बूटी, ये सब प्राइमरी एक्टिविटी का पार्ट है। खनन, माइनिंग, जिसमें कोयला, लोहा, खनिज आदि का उत्खनन किया जाता है, ये भी प्राइमरी एक्टिविटी। अब इसमें समझने वाली बात क्या है कि जब तक आपका कोई खनिज कच्चा माल है यानी रॉ मटेरियल है, जब तक हम उसे प्राइमरी एक्टिविटी में शामिल करेंगे, लेकिन जैसे ही हम मैन्युफैक्चरिंग कर लेंगे तो वो सेकेंडरी एक्टिविटी का पार्ट बन जाए। तो मैन्युफैक्चरिंग हुआ नहीं है, कोल डायरेक्टली है तो वो मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट नहीं है। लोहा डायरेक्टली है, अगर इसे स्टील बना दें तो स्टील आपका सेकेंडरी एक्टिविटी के अंतर्गत आएगा। जैसे शिकार और संग्रहण, मानव प्राचीन जो क्रियाकलाप करता था, तो हंटिंग का कार्य करता था। एक मानव ऐसा था जो शाकाहारी था, यानी कंदमूल, फल आदि का ग्रहण करता था, और एक मांसाहारी था, तो मांसाहारी शिकार किया करता था। संग्रहण कौन करेगा? शाकाहारी। और शिकार कौन करेगा? मांसाहारी। तो हंटिंग और इसके अलावा कलेक्टिंग, गैदरिंग कह दो या कलेक्टिंग कह दो, आदिम समाजों में प्रचलित है। आज भी जो हमारी जनजातियां हैं वो जनजातियां ऐसा कार्य, समझ आया कुछ बातें आपको? चलो अच्छी बात है, जनजातियां ऐसा कार्य करती है। क्लास को जरूर शेयर कर देना, क्लास बहुत ही अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कर देना। चलो अब विशेषताएं देखते हैं। प्राथमिक क्रियाकलाप की प्राकृतिक संसाधनों पर सीधी निर्भरता होती है, यानी मेनली हमारी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें हम पूर्ति प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से करते हैं। तकनीकी यहाँ पर यूज नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर हम परंपरागत रूप में कार्य करते हैं, परंपरागत उत्पादों का उत्पादन करते हैं, ठीक है। विकासशील देशों में आजीविका का मुख्य स्रोत है, जैसे चाइना, चीन, अभी ये विकसित होते जा रहे हैं, लेकिन अभी तक भारत, अफ्रीका जैसी कंट्रियों में भी आज भी हम प्राइमरी एक्टिविटी, भारत भी एक कृषि प्रधान देश है, मौसमी और जलवायु कारकों पर निर्भर रहती है। ऐसा क्षेत्र जहां पर मौसमी और जलवायु कारक पर पूरी आपकी प्राइमरी एक्टिविटी डिपेंड ही इस पर रहेगी, क्योंकि अगर जलवायु चेंज हो जाएगा तो प्राइमरी एक्टिविटी पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, यानी नकारात्मक उस पर प्रभाव पड़ेगा प्राथमिक क्रियाकलाप पर। क्यों पड़ेगा? क्योंकि कृषि करते हैं, पशुपालन करते हैं, संग्रहण, शिकार, इसके अलावा ये सभी मत्स्य पालन, ये सभी हमारे नेचर से जुड़े हुए हैं। तो नेचर पे जैसे ही आपका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा तो उन पर भी नकारात्मक प्रभाव, और सबसे ज्यादा लेबर इंटेंसिव है, यानी श्रम प्रधान है। ऐसा कार्य जो सबसे ज्यादा श्रम की आवश्यकता होती है, तो वो कौन सा है? आपका प्राथमिक क्रियाकलाप। कौन सा है डियर? प्राथमिक क्रियाकलाप। ये आपको विशेषकर याद रखना है, ठीक है ना। 30 डेज का ये प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के साथ आप जरूर ऐड होइएगा। शाम को 5 से 6 बजे आपकी फिक्स क्लास चलती है PYQs की, जिसमें आपको टॉपिक वाइज में प्रैक्टिस करवा रहा हूँ PYQs एंड MCQs के माध्यम से। तो आपको जुड़ना नहीं भूलना है, ठीक है, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। चलो आगे, अब आगे चलते हैं। भौगोलिक वितरण क्या है भाई? कौन सा क्षेत्र है जिसमें प्राइमरी एक्टिविटी तो हो रही है, लेकिन कौन से क्षेत्र में किस प्रकार की एक्टिविटी हो?
जैसे भारत है, चीन है, बांग्लादेश है, तो ये सभी आपके कृषि प्रधान है। क्या है? कृषि प्रधान। कृषि प्रधान क्यों कह सकते हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा जो फूड ग्रेन है वो चावल है और सेकंड नंबर पे गेहूं है। तो चावल का मैक्सिमम प्रोडक्शन कौन करता है? चाइना और इंडिया। और गेहूं का भी मैक्सिमम प्रोडक्शन कौन करता है? चाइना और इंडिया। इसीलिए ये दोनों जो कंट्री हैं ये कृषि प्रधान है। जैसे खनन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? रसिया में, चीन में, भारत में, ब्राजील में। और वन उपज कहां पर? अमेजन बेसिन, जिसे विश्व का फेफड़ा कहते हैं। फेफड़ा यानी वर्ल्ड लंग्स के नाम से जानते हैं। अमेजन के जो जंगल हैं ये बेसिकली दक्षिणी अमेरिका में है। अमेजन नदी अपना जल डालती है अटलांटिक ओशियन में। कांगो ये अफ्रीका की है, यहां पर भी वन उपज की जाती है। और दक्षिणी भारत, क्योंकि दक्षिणी भारत आपका बायोडाइवर्सिटी का हॉट स्पॉट है। क्या है? हॉट स्पॉट है। समझ गए? हॉट स्पॉट है, याद रखना। मछली पालन सबसे ज्यादा जापान में किया जाता है, जापान के बाद नॉर्वे में किया जाता है, भारत में, इंडोनेशिया में। ऐसे क्षेत्र जो तटवर्ती तटीय होंगे उन सभी में मत्स्य पालन किया जाए। तो सबसे ज्यादा मत्स्य पालन आपके जापान में किया जाता है। नॉर्वे में, नॉर्वे कहाँ है? यूरोप का भाग है। और भारत और इंडोनेशिया। तो ये सभी भौगोलिक वितरण दिया गया है। अब जो प्राथमिक क्रियाकलाप हैं इनके महत्व देखते हैं हम कि आज के समय में इनके महत्व क्या क्या हैं, समझिएगा। जैसे रोजगार प्रदान करता है, कच्चे माल की आपूर्ति, जैसे द्वितीय क्रियाकलाप करने के लिए जो आपके उद्योग होते हैं उनमें मैन्युफैक्चरिंग के लिए कच्चा माल चाहिएगा। तो कच्चा माल कौन उसे उपलब्ध करवाता है? कच्चा माल जैसे किसान ने कपास की खेती की, आप एग्जाम्पल समझिएगा। अब कपास किसका कच्चा माल है? सूती वस्त्र उद्योग। तो सूती वस्त्र की स्थापना हम तभी सोच सकते हैं जब हमारे पास कपास होगा। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री किस पर डिपेंड रहेगी? कपास पर रहेगी, कॉटन पर रहेगी। तो कॉटन की कल्पना हम कब कर सकते हैं? जब हमारे पास कपास होगा। और कपास कब होगा? जब हम एग्रीकल्चर करेंगे। तो मोस्टली जितनी भी आपकी कॉटन मिल हैं वो कपास उत्पादन क्षेत्र के पास ही स्थापित की जाती, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती। क्योंकि जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं, जैसे अर्बन हैं, आपके रूरल एरिया हैं, ग्रामीण क्षेत्र, उनमें मेन जो आर्थिक यानी अर्थ की जो कमाई होती है। हाँ प्रदीप, पूरी भूगोल करवाएंगे, पूरा ही करवाएंगे आपको, टेंशन ना लीजिए, आप तो रेगुलर बने रहिए। प्रदीप पहाड़िया जी लिख रहे हैं। तो यहां पर आपको याद रखना है कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उसमें अर्थ यानी पैसे की जो कमाई होती है वो प्राथमिक क्रियाकलाप से होती है, प्राइमरी एक्टिविटी। पारंपरिक जीवन शैली से जुड़ी है, यानी हम परंपरागत कार्य करते हैं। परंपरागत यानी जैसे आज का जो जैविक कृषि वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो प्राइमरी एक्टिविटी का ही है। क्योंकि आपके दादा परदादा जैविक यानी ऑर्गेनिक खेती करते थे, और आज तुम कौन सी कर रहे हो? तुम केमिकल एग्रीकल्चर कर रहे हो, रासायनिक खेती कर रहे हो, क्योंकि कीटनाशक और बहुत सारी चीजें डालते हो। तो ये सब नेगेटिव इंपैक्ट डालते हैं। क्वेश्चन हम प्रैक्टिस सेशन में करेंगे। तो ये क्वेश्चन है, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। MK सर ज्योग्राफी आप ज्वाइन कर लेना, उस पर आपको ये पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। तो हर टॉपिक के 30 क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं, इसके आंसर विद आंसर सही डाल रखे हैं। तो ये हम प्रैक्टिस सेशन हमारा चल रहा है शाम को 5 से 6, उसमें आपको कर। सेकंड देखो, अब इसमें देखिएगा फटाफट से। तो प्राथमिक क्रियाकलाप आप समझ गए क्या क्या चीजें होती हैं। प्राइमरी एक्टिविटी में आपको याद रखना है कि सर एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटी का भाग है, एनिमल हस्बेंड्री प्राइमरी एक्टिविटी का भाग है, फिशिंग प्राइमरी एक्टिविटी का भाग है, फॉरेस्ट्री प्राइमरी एक्टिविटी का भाग है। इसके अलावा
हंटिंग प्राइमरी एक्टिविटी का भाग है, कलेक्टिंग प्राइमरी एक्टिविटी का भाग है, माइनिंग प्राइमरी एक्टिविटी का भाग है। तो ये सभी क्या है, प्राइमरी एक्टिविटी के पार्ट है। ठीक है, जहां हम डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज के साथ कनेक्ट होते हैं, तो नेचुरल रिसोर्सेज के साथ कनेक्ट होते हैं उसे हम प्राइमरी एक्टिविटी। अब सेकेंडरी एक्टिविटी क्या है वो समझिएगा, परिभाषा देखिएगा पहले। द्वितीयक क्रियाएं वह आर्थिक गतिविधियां हैं जिनमें प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चे माल का उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित किया जाता है। यानी जहां पर हमने रॉ मटेरियल लिया, उस रॉ मटेरियल को किसी इंडस्ट्री में ले गए और उसका हमने मैन्युफैक्चरिंग कर दिया, और मैन्युफैक्चरिंग करके भी निर्माण करके हमने एक नए वस्तु का निर्माण कर दिया, तो उसे हम सेकेंडरी एक्टिविटी कहेंगे। समझ गए क्या? रॉ मटेरियल हमें किससे मिला? प्राइमरी एक्टिविटी से मिला। तो प्राइमरी एक्टिविटी से हमने कच्चा माल लिया, कच्चा माल हम कहाँ ले गए? उद्योग में ले गए। उद्योग में हमने विनिर्माण किया, नए वस्तु का निर्माण किया, और नया वस्तु आपके किस में आएगा? द्वितीय क्रियाकलाप। इनमें मुख्यतः उद्योगों और निर्माण कार्यों की गतिविधियां सम्मिलित होती। तो मेनली इसमें उद्योग यानी इंडस्ट्री शामिल होगा, और इसमें निर्माण जिसे आप विनिर्माण कह सकते हो यानी मैन्युफैक्चरिंग इसमें शामिल। क्लियर? आगे देखो, तो इसके एग्जाम्पल मैंने आपको साथ के साथ में दे दिए, तो आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं। द्वितीय क्रियाओं के प्रकार कितने हैं? 2 प्रकार। एक आपका उत्पादन या निर्माण होता है जिसे मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं, निर्माण होता है कंस्ट्रक्शन। अब इन दोनों में एक बेसिक अंतर है। वो बेसिक अंतर क्या है? कच्चे माल को तैयार माल में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसे मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? कच्चे माल को तैयार माल में जो चेंज किया जाता है उसे मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है। तो फिर कंस्ट्रक्शन क्या है? भौतिक ढांचे या संरचना का निर्माण करना, तो कंस्ट्रक्शन इसे कहते हैं। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर यानी इंफ्रास्ट्रक्चर का जो निर्माण किया जाता है वो कंस्ट्रक्शन के माध्यम से किया जाता है। भारत के जैसे ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर हैं, उनका नाम है नितिन गडकरी। तो नितिन गडकरी जी बहुत बार बोलते हैं, आप सभी ने सुना होगा गडकरी जी, कि हम सड़कें बना रहे हैं, हम पुल बना रहे हैं, हम इमारतें बना रहे हैं, हम बांध बना रहे हैं, डैम बना रहे हैं। तो ये जो आपका कंस्ट्रक्शन का कार्य है वो भी सेकेंडरी एक्टिविटी का पार्ट है, लेकिन ये किस में आएगा? ये कंस्ट्रक्शन में आएगा, निर्माण में। अगर आपसे पूछा जाए उत्पादन क्या है? मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में रॉ मटेरियल को हम तैयार माल में बदलते हैं। तो जैसे वस्त्र उद्योग, इस्पात उद्योग, खाद्य सामग्री। तो वस्त्र किस पर डिपेंड करेगा? एग्रीकल्चर यानी कपास पर, कपास एक रॉ मटेरियल है। इस्पात उद्योग किस पर डिपेंड करेगा? स्टील इंडस्ट्री, लोहे पर, आयरन, माइनिंग पर डिपेंड करेगा। खाद्य सामग्री आपकी कृषि, एग्रीकल्चर पर डिपेंड। समझ में आया क्या कुछ? चलो अच्छी। आगे देखो, अब यहां पर देखते हैं, यहां पर द्वितीय क्रियाओं के 2 प्रमुख अंग हैं, उत्पादन मैन्युफैक्चरिंग, और इसके अलावा निर्माण कंस्ट्रक्शन। हिंदी में सरल और बिंदुवार परीक्षा उपयोगी विश्लेषण प्रस्तुत किया गया। देखो तो भाई, उत्पादन को समझना, जो आपका उत्पादन यानी निर्माण मैन्युफैक्चरिंग, इसकी परिभाषा क्या है? जब कच्चे माल को मशीन, श्रमिक और ऊर्जा के माध्यम से तैयार माल में बदला जाता है तो उसे हम उत्पादन निर्माण गतिविधि कहा जाता है। अब यहां पर एक तो आपको, जैसे आपके पास रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, आप उसको इंडस्ट्री में ले गए, लेकिन इंडस्ट्री में आपको यदि किसी प्रोडक्शन का निर्माण करना है, किसी वस्तु का उत्पादन करना है, तो उस वस्तु का उत्पादन आप कब कर पाओगे? आपके पास 3 चीजें होनी चाहिए। मशीनरी होनी चाहिए, इसके अलावा आपके पास लेबर होनी चाहिए, श्रमिक होना चाहिए, और आपके पास एनर्जी सोर्स होना। आज के टाइम में मशीनरी यानी मशीनरी किससे चलेगी? ऊर्जा संसाधनों से, और लेबर होनी चाहिए। ऐसे भी बहुत सारे कारक होते हैं, पर्टिकुलर 3 कारक माने जिससे हम वस्तु का उत्पादन करते हैं, और वो मैन्युफैक्चरिंग का एक पार्ट माना जाता है।
अब देखो इसकी विशेषता क्या है, तो विशेषता समझ लीजिए। वही द्वितीय क्रियाकलाप की मैन्युफैक्चरिंग जो है ये मूल्य संवर्धन करता है, यानी जिसका वैल्यू कैसे बढ़ाता है। जैसे आपके गेहूं का मूल्य है 30 रुपए केजी। अब एक उद्योगपति इस गेहूं को उद्योग में ले गया और उसने इसका मैदा बनाया, उसने इसका आटा बनाया। अब मैदा और आटे का जो प्राइस है, आटा मिलता है 40 से 45 रुपए केजी और मैदा भी इतना ही मिलता है 40 से 45 रुपए केजी। तो इसका मतलब यह है कि ऐसी एक व्यवस्था जो किसी भी जो नई वस्तु का उत्पादन किया है, तो जो कच्चा माल था उसकी तुलना में उस वस्तु के प्राइस को इंक्रीज कर देना, तो उसे बोलते हैं मूल्य संवर्धन करता है। उद्योग या फैक्ट्री में संपन्न होता है। कच्चे माल जैसे लोहा, कपास, दूध आदि से तैयार माल बनता है। नौकरी और शहरीकरण को बढ़ावा देता है। तो आपके जो सेकेंडरी एक्टिविटी होगी और जो आपके इंडस्ट्री होते हैं, जहां पर इंडस्ट्री स्थापित होगा वहां पर अर्बनाइजेशन होगा। ये आपको याद रखना है, शहरीकरण हमेशा होगा। क्यों होगा? क्योंकि उद्योग स्थापित होंगे तो लोग रोजगार की तलाश में आएंगे और रोजगार की तलाश में आएंगे तो वहां पर एक शहरी आबादी का विकास हो। मेरी बात को आप समझे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और यहां से नेशनल इनकम में भी योगदान है। आज के समय में राष्ट्रीय आय में जो नेशनल इनकम है उसमें एक बहुत बड़ी राशि आपके सेकेंडरी एक्टिविटी। ठीक है, अब उदाहरण देखते हैं। एग्जाम्पल, कपास से वस्त्र बनाना, लोहा से इस्पात बनाना, ये सभी आपके द्वितीय क्रियाकलाप हैं। ये आपको जरूर याद रखने हैं। जैसे दूध से चीज बनाना, लकड़ी से फर्नीचर बनाना, ये सभी सेकेंडरी है। अब कंट्रैक्शन की बात करते हैं तो कंट्रैक्शन भी सेकेंडरी एक्टिविटी का भाग है। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, जिसकी परिभाषा है जब भवन, सड़क, पुल, बांध और अन्य संरचनाएं बनाई जाती हैं तो वह निर्माण कार्य कहलाती है, यानी कंस्ट्रक्शन कहलाती है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी सेकेंडरी एक्टिविटी का पार्ट, द्वितीय क्रियाकलाप। समझे? विशेषताएं देखिएगा। ठोस संरचनाएं बनाता है। कंस्ट्रक्शन के माध्यम से हम सॉलिड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका निर्माण करते हैं। और किसी भी देश का अगर विकास चाहते हो तो उसका फिजिकल जो स्ट्रक्चर है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। यह भी द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा है। इसके लिए सीमेंट, लोहा, रेत, कंक्रीट जैसे संसाधनों की जरूरत होती है और ये चीज जिस देश के पास बहुत ज्यादा होते हैं वो देश अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे से तैयार कर लेता है। इसमें भारी मशीन और श्रम की भी आवश्यकता होती है, यानी हैवी मशीनरी लगती है। जैसे हमारे जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ा ब्रिज बनाया जा रहा है, इसलिए हैवी मशीन और श्रमिक की आवश्यकता होगी। अस्थायी परियोजना पर आधारित रोजगार होता है, तो फिक्स आपका एम्प्लॉयमेंट आपको नहीं मिलता। अब जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, तो जैसे मकान, अपार्टमेंट, ऑफिस, बिल्डिंग का निर्माण करना, ये सभी सेकेंडरी एक्टिविटी का भाग है, लेकिन कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। सड़क, पुल, रेलवे ट्रैक बनाना, ये भी सब सेकेंडरी एक्टिविटी का पार्ट है। नहरें, बांध, बंदरगाह बनाना, ये भी सब सेकेंडरी एक्टिविटी। समझ गए क्या आप मेरी बात को? चलो अच्छी बात। अगला देखो। अब इसमें बेसिक मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन में बेसिक अंतर क्या है? तो इधर की तरफ इसकी विशेषता है, यहां पर उत्पादन है, ये मैन्युफैक्चरिंग है, और यहां पर निर्माण है। जैसे उद्देश्य इसका है कि कच्चे माल से वस्तु का निर्माण कर, जो आपका मैन्युफैक्चरिंग होता है उसमें रॉ मटेरियल जाता है और उससे गुड्स का प्रोडक्शन होता है। लेकिन कंस्ट्रक्शन की एक खासियत है, संरचना का निर्माण करेगा। जैसे आपने बांध बना दिए, आपने पुल बना दिए, आपने डैम बना दिए, ये सभी चीजें इसका पार्ट है। स्थान, ये फैक्ट्री या कारखाने में होता है। ये निर्माण स्थल पर कार्य किया जाता है, जहां पर कोई कंस्ट्रक्शन साइट होती है वहां पर ये कार्य होता है। आगे हम बात करते हैं उत्पाद। तो यहां पर वस्तु का उत्पादन किया जाता है, यहां पर भौतिक जो आपका फिजिकल स्ट्रक्चर है वो तैयार किया जाता है। स्थायित्व, ये लगातार उत्पादन करता है, ये परियोजना आधारित कार्य होता है। जैसे प्रोजेक्ट खत्म हुआ उसके बाद कंस्ट्रक्शन रुक जाए,
जैसे IGNP, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट है और ये सेकेंडरी एक्टिविटी का, याद रखना, ठीक है। तो इसमें हम बेसिकली वस्तु, इस्पात, खाद्य सामग्री, इसमें हम मकान, सड़क, पुल आदि का निर्माण करते हैं। तो ये इसका बेसिकली आपका डिफरेंस है दोनों में, कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग। अगला है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग भी आपका सेकेंडरी एक्टिविटी का पार्ट है, याद रखना। प्रसंस्करण बोलते हैं जिसे। परिभाषा, प्रसंस्करण वह प्रक्रिया है जिसमें कच्चे और अर्धनिर्मित उत्पाद को विभिन्न चरणों में बदलकर उपयोगी, उपभोग योग्य और व्यापार योग्य वस्तु में परिवर्तित किया जाता है, तो उसे हम प्रोसेसिंग बोलते हैं। जैसे एक सबसे बड़ा इंडस्ट्री है फूड प्रोसेसिंग, तो फूड प्रोसेसिंग सेकेंडरी यानी द्वितीय क्रियाकलाप का भाग है। तो आपको पता लगा कि विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग, इसके अलावा निर्माण कंस्ट्रक्शन, और इसके अलावा प्रसंस्करण, ये सभी किसका भाग है? सेकेंडरी एक्टिविटी के पार्ट है, ठीक है ना। ये मैंने अभी आपको समझा दिए हैं। यह उत्पादन प्रक्रिया का एक हिस्सा होता है। इसमें विशेष ध्यान कच्चे माल के रूपांतरण और शुद्धिकरण पर होता है। यानी जो आपका रॉ मटेरियल होता है, उस रॉ मटेरियल को बेहतर बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है ना। आगे देखो, प्रसंस्करण की विशेषताएं क्या हैं, समझिएगा। यानी हम इसका प्राइस को मतलब मूल्य संवर्धन बनाते हैं, यानी वैल्यू एडिशन करते हैं, उसकी वैल्यू बढ़ाते हैं। आमतौर पर कृषि, खनिज, मत्स्य, दूध आदि क्षेत्रों से प्राप्त कच्चे माल पर होता है। यानी प्रोसेसिंग का कार्य मेनली इन सेक्टरों में किया जाता है। ये सभी प्राइमरी सेक्टर हैं, चाहे कृषि हो, खनिज हो, मत्स्य हो या दूध हो। अब जैसे मत्स्य यानी मछली से हमने क्या किया, उसका तेल निकाला, और तेल निकालकर हमने मछली का जो फिश ऑयल है वो बनाया और उसको मार्केट में भेज दिया। तो ये फिश ऑयल सेकेंडरी एक्टिविटी का। अब इसका जो ऊपर का पार्ट था, यानी इसकी जो खाल थी, उस खाल से हमने लेदर बनाया और लेदर बना के बैग का निर्माण किया। तो जो बैग है वो फिश का लेदर है, तो फिश का लेदर है, तो ये सेकेंडरी एक्टिविटी। यह उद्योगों में मशीन और मानव श्रम के द्वारा किया जाता है। फूड प्रोसेसिंग, मिनरल प्रोसेसिंग, डेयरी प्रोसेसिंग आदि इसके उदाहरण हैं। समझ गए क्या आप मेरी बात को? अब देखिएगा, प्रसंस्करण के प्रकार कितने हैं वो बताइएगा। ज्योग्राफी हमारे डियर स्टूडेंट कह रहे हैं, डियर अभी मैं NRA उत्तराखंड हूँ, तो इसलिए आपकी क्लास स्टूडियो से नहीं हो पा रही। जैसे ही मैं वहाँ से फ्री होऊंगा, आज शाम को मेरे एक मित्र हैं उनके पास जाऊंगा, तो स्टूडियो से क्लास होगी आज PYQs की। आप इस क्लास को लीजिए और इसको अच्छे से कंप्लीट कीजिए। आपको इतना बेनिफिट मिलेगा कि आपका, मैंने टारगेट किया है कि 95% प्लस आपके एग्जाम में क्वेश्चन सही होंगे। 95% प्लस का मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप डेली रेगुलर बने रहें, ठीक है। क्योंकि मैंने 2 मॉडल आपके लिए यूज किए हैं। एक आपका थ्योरी मॉडल है 30 दिन वाला, और साथ में आपका PYQs मॉडल है, थ्योरी प्लस टॉपिक वाइज PY। 30 क्वेश्चन करवाता हूं हर टॉपिक के, ये MCQs होते हैं, एग्जाम में आए हुए नहीं करवाता। आप देखना क्लास को तो आपको पता लगे। अब देखो, अब हम प्रसंस्करण के प्रकार की बात करते हैं। तो यहां पर कृषि यानी एग्रो प्रोसेसिंग, जैसे गेहूं से आटा बनाना, गन्ने से चीनी बनाना, सब्जियों से अचार और सॉस बनाना, ये सॉस, अचार, ये सब सेकेंडरी एक्टिविटी का पार्ट है। गन्ने से चीनी बनाना, ये सब सेकेंडरी एक्टिविटी का पार्ट है। आटा बनाना, ये सब सेकेंडरी एक्टिविटी का पार्ट है। तो ये तो कृषि आधारित प्रोसेसिंग हो गया। आगे देखो, अगला समझिएगा। जब दूध प्रसंस्करण यानी डेयरी प्रोसेसिंग में क्या होता है, दूध से जब हम पनीर बनाते हैं, तो पनीर, याद रखना, प्राइमरी एक्टिविटी नहीं है। तो फिर पनीर कौन सा है?
पनीर आपका सेकेंडरी एक्टिविटी का पार्ट है। इसका है सेकेंडरी एक्टिविटी का पार्ट। जैसे दही बनाना, दही आपका सेकेंडरी। जैसे आप गए और आपने कहा यार सरस का दही देना, या आपने कहा अमूल का दही देना, तो ये सरस और अमूल ने जो अपना प्रोसेसिंग किया है और मार्केट में भेजा है, तो ये सब सेकेंडरी एक्टिविटी का। मक्खन, आप जैसे घी लाते हो, घी, तो आप कहते हो यार सरस का घी देना, तो सरस का जो घी है ये सब द्वितीय क्रियाकलाप। ठीक है। खनिज प्रसंस्करण, मिनरल प्रोसेसिंग, जैसे बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनाना। एल्यूमिनियम कहां बन रहा है? इंडस्ट्री में बन रहा है, उद्योग में बन रहा है। ठीक है। और इसके अलावा लोहा अयस्क, तो लोहा अयस्क से लोहा बनाना, यानी लोहा नहीं कह सकते, इसे स्टील कहेंगे, स्टील। ये सब सेकेंडरी। मत्स्य में क्या होता है? मछली को सुखाकर कर उसका फ्रोजन फूड बनाना। इसके अलावा उसका मत्स्य तेल बनाना, मत्स्य तेल बनाना। लेदर बनाना, लेदर आज के इस टाइम में बैग बनते हैं मछली के चमड़े। ठीक है ना। ये सब सेकेंडरी एक्टिविटी का पार्ट है। जैव प्रसंस्करण, ये विद्यार्थियों ने कभी पढ़ा नहीं होगा। बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल प्रोसेसिंग, इसमें क्या होता है? जैविक जो अवशिष्ट होते हैं उनसे हम खाद बनाते हैं, तो इसे हम जैविक खाद कहते हैं। क्या कहते हैं? जैविक खाद। ठीक है ना। ऑर्गेनिक। किण्वन क्रिया के द्वारा एल्कोहल बनाना, जो आपका जैसे जौ है, इसके अलावा आपका मक्का है, इसका बाजरा है, तो इन सबको सड़ाते हैं, गलाते हैं, और उसके बाद सड़ने के बाद किण्वन क्रिया होती है, और उसके बाद आपका क्या तैयार होता है? बियर तैयार होता है, यानी अल्कोहल तैयार होता है, बियर तैयार होता है। इसके अलावा जब अंगूर को इस प्रकार से किण्वन क्रिया प्रोसेसिंग किया जाता है, इससे रेड वाइन बनती है। क्या बनती है? रेड वाइन बनती है। आपको पढ़ना है, मैं कैसे भी फॉर्मेट में क्लास लूं, आपकी समझ अच्छी आएगी। आपको पढ़ना है, आपको इससे मतलब नहीं है कि मैं किस तरीके से ले रहा हूं, आपको मतलब है कि कंटेंट कैसा दे रहा हूं, आपको मतलब है कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा। अगर जो स्टूडेंट इन मापदंडों पर चलेगा तो निश्चित तौर पे उसकी सफलता को कोई नहीं रोक। आगे देखो, बेसिकली हम एक डिफरेंस देखते हैं कि प्रसंस्करण और जो प्रोडक्शन है उसमें बेसिकली अंतर क्या है। ये बहुत बड़ी बात है और विद्यार्थी इसको समझ नहीं पाते। इधर की तरफ तो इसके वो देखेंगे विशेषताएं, जिसमें उद्देश्य के आधार पर अंतर क्या है, मुख्य क्षेत्र के आधार पर अंतर क्या है, प्रक्रिया के आधार पर अंतर क्या है, फिर उदाहरण। तो प्रसंस्करण जिसे प्रोसेसिंग बोलेंगे, और ये इसको बोलेंगे आप कंट्रैक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग। इसमें अंतर क्या है? कच्चे उत्पाद को उपयोगी बनाना और नए उत्पाद का निर्माण करना। यानी इसमें बेसिकली जो अंतर है, तो ये तो न्यू प्रोडक्शन का फैक्चरिंग करता है, इसमें क्या है? कच्चा जो उत्पाद होता है उसको उपयोगी बनाया जाता है कि इसकी यानी वैल्यू एडेड कैसे करें, तो वो प्रोसेसिंग किया जाता है। यहां पर कृषि, खनिज और दूध से संबंधित प्राइमरी आपके रॉ मटेरियल होते हैं। इसमें वस्त्र, इस्पात और वाहन जैसे आपके मतलब उत्पादन किया जाता है। प्रक्रिया क्या है? शुद्धिकरण, संस्करण और पैकेजिंग की जाती है। इसमें रूपांतरण और संयोजन होता है, यानी इसमें हम मेटामॉर्फिज्म करते हैं। किसी भी, जैसे कोई भी आपका वस्तु है, इसका मेटामॉर्फिज्म होता है। जैसे दूध है, तो दूध तो दूध ही है। अब दूध जैसे किसी उद्योग से आएगा, सरस से आएगा, तो वो एक पैकेट में पैक होके आएगा। तो पैक होने को शुद्धिकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? शुद्धिकरण करना। इसके अलावा जैसे आपने देखी होगी कि पैकेट के अंदर फिश आती है, तो पैकेट के अंदर जो फिश आती है उसका कंजर्वेशन किया है, संरक्षण करना, पैकेजिंग करना, ये सभी कार्य हम प्रोसेसिंग में करते हैं। उदाहरण, गेहूं से आटा बनाना। आटा सेकेंडरी एक्टिविटी का पार्ट है, लेकिन प्रोसेसिंग का पार्ट। तो कपास से कपड़ा बनाना, तो कपास का तो पूरा फॉर्म चेंज हो गया ना, क्या बन गया? आपका कॉटन बन गया। ये इसका बेसिक डिफरेंस। ठीक है ना। आगे देखो, महत्व क्या है।
समझिएगा। कृषि उत्पाद को बर्बादी से बचाता है और उसका मूल्य में वृद्धि करता है। अगर किसान इस तरीके से कार्य करेंगे तो बहुत समृद्ध बन जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देता है, यानी मोस्टली ये कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाता है। जैसे हमारा कोस्टल इंडिया है, कोस्टल इंडिया है, तो कोस्टल इंडिया में ज़्यादातर हम फिशिंग करते हैं। तो फिशिंग का कार्य अगर वहीं पर प्रोसेसिंग होगी तो उसका अधिकतम लाभ कमाएंगे मछुआरे। जैसे नॉर्थ इंडिया है, तो नॉर्थ इंडिया में हम एग्रीकल्चर करते हैं, एग्रीकल्चर का वहीं पर प्रोसेसिंग होगी तो उसका अधिकतम, इससे एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगा, रोजगार भी क्रिएट, रोजमर्रा की वस्तुओं की आपूर्ति में सहायक होता है। क्योंकि सबसे ज्यादा हमारी ये प्राथमिक यानी मूलभूत आवश्यकता है। अरे खाना आपकी बेसिक नीड है या नहीं है? है। वही 3 चीजें हम बेसिक नीड में शामिल करते हैं। एक रोटी रखते हैं, एक कपड़ा रखते हैं और एक मकान रखते हैं। ठीक है ना? तो ये बेसिक नीड है। निर्यात को बढ़ावा देती है। जितना अच्छा मैन्युफैक्चरिंग होगा, जितना अच्छा प्रोसेसिंग होगा, वो निर्यात को बढ़ावा देगा। आगे देखो, मुख्य विशेषताएं देखो इसकी। तो इसकी मेन जो आपके विशेषताएं हैं उनको समझिएगा। ये मूल्य का संवर्धन करता है। कच्चे माल से मूल्यवान वस्तु बनाई जाती हैं। उद्योग आधारित अधिकतर कार्य फैक्ट्री और उद्योग इकाइयों में होता है। शहरी केंद्रित उद्योग और निर्माण प्राय शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में होता है। अगर कहीं पर ऐसा कार्य भी हो रहा है तो धीरे धीरे आपका सेमी अर्बनाइजेशन होगा और फिर पूर्ण रूप से अर्बनाइजेशन हो जाएगा, ये याद रखना। यहाँ पर उद्योग रोजगार का सृजन करते हैं, जिसमें कुशल और अर्धकुशल दोनों प्रकार के श्रमिकों को रोजगार मिलता है। ये वेरी मोस्ट लाइन है, ठीक है ना। अकुशल श्रमिक किसमें कार्य करते हैं? मैंने एक क्वेश्चन पूछा आपसे, अकुशल श्रमिक किसमें कार्य करते हैं? तो अकुशल श्रमिक प्राइमरी एक्टिविटी यानी प्राथमिक क्रियाकलाप में कार्य करते हैं। लेकिन कुशल और अर्धकुशल श्रमिक, अकुशल मतलब अर्धकुशल, कुशल, अर्धकुशल और अकुशल श्रमिक किसमें कार्य करेंगे? आपके प्राइमरी वो सेकेंडरी एक्टिविटी में। ठीक है। द्वितीयक और प्राथमिक क्षेत्र के बीच की कड़ी ये कच्चे माल और सेवा के बीच का मध्यस्थ है। यानी आपने रॉ मटेरियल लिया, रॉ मटेरियल को आप इंडस्ट्री में ले गए, इंडस्ट्री में आपने मैन्युफैक्चरिंग किया, तो मैन्युफैक्चरिंग के बाद अगर आप प्रोडक्ट बेचना चाहते हो तो आपको सर्विस सेक्टर का सहारा लेना पड़ेगा। और जो सेवा क्षेत्र है ये आपका टेरिटरी एक्टिविटी, तृतीय क्रियाकलाप। तो यानी इन दोनों एक्टिविटी यानी सेवा क्षेत्र और प्राथमिक, ये आपका प्राइमरी एक्टिविटी है, तो ये प्राथमिक क्रियाकलाप और सेवा क्षेत्र के बीच का जो मध्यस्थ क्षेत्र है उसका नाम क्या है? द्वितीय क्रिया, जिसे सेकेंडरी एक्टिविटी। समझ गए क्या आप मेरी बात को? चलो अच्छी। आगे देखो, अब यहां पर ये समझने वाली बात है और स्टूडेंट इन चीजों को अवॉइड करते हैं। सीधा क्वेश्चन बनता है, स्वामित्व के आधार पर उपयोग उद्योग के प्रकार। अब समझिए, ओनरशिप, स्वामित्व क्या कहता है? ओनरशिप। आप कहते हो कि ये मेरा उद्योग है, आप कहते हो ये मेरा पार्टनरशिप में उद्योग है, आप कहते हो ये सरकारी उद्योग है। तो यहां पर ओनरशिप के बेसिस पर जो उद्योग होते हैं उनका वर्गीकरण किया गया है, उनके प्रकार बताए गए हैं। तो प्रकार कैसे बताए गए हैं? एक ऐसा उद्योग होता है जो सार्वजनिक होता है, एक निजी होता है, एक संयुक्त होता है, एक सहकारी होता है। तो बेसिकली जो उद्योग होते हैं वो 4 प्रकार के। किसके आधार पे? ओनरशिप यानी स्वामित्व के आधार। अब स्वामित्व के आधार पर सर 4 प्रकार के कैसे होते हैं? सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र का जो ओनरशिप रहेगा वो सरकार के पास रहेगा, यानी पब्लिक सेक्टर के पास रहेगा। अब सरकार इसमें हो सकती है आपकी जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, यानी केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो या इंटरनेशनल गवर्नमेंट हो। ये भी महत्वपूर्ण बात है। किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अगर कोई इंडस्ट्री का ओनरशिप है तो वो
आपका पब्लिक सेक्टर का होगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है तो भी पब्लिक सेक्टर का होगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास है तो भी पब्लिक सेक्टर का होगा। अब इंडिया की बात कर रहे हैं तो बेसिकली इंडिया से क्वेश्चन बनेंगे। इसमें मेनली हम सेल और बेल की बात करते हैं। तो बेल का पूरा नाम है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ये कोई भी उद्योग है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका ढांचा बनाती है। क्या करती है? ढांचा। और सेल का कार्य जितने भी आपके स्टील प्लांट है इन पर स्वामित्व रखना। तो ये दोनों जो आपके कंपनियां हैं ये कॉमर्शियल कंपनियां हैं, वो सॉरी पब्लिक सेक्टर की कंपनी। तो इन पर पूरा स्वामित्व किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। निजी क्षेत्र में इसमें किसी व्यक्ति की पार्टनरशिप, जैसे कोई व्यक्ति यानी पर्सन हो सकता है इसका ओनर, या इसके अलावा इसका ओनर कोई संस्था हो सकती है। जैसे ट्रस्टों के द्वारा जो ट्रस्टी होते हैं, जैसे ट्रस्ट होता है, उस ट्रस्ट के द्वारा, जैसे अभी टाटा ग्रुप है तो टाटा जो ग्रुप है, समझ लो बात मेरी, टाटा ग्रुप एक ट्रस्ट है पूरा। अब इस ट्रस्ट के द्वारा बहुत सारे सेक्टरों में कार्य किया जा रहा है। तो ये एक तरह का एक मतलब आपकी एक संस्था हो गई। ठीक है। अब जैसे फिजिक्स वाला है तो पीडब्ल्यू एक क्या है? एक व्यक्ति के द्वारा, यानी ये है तो प्राइवेट सेक्टर का इंडस्ट्री, लेकिन ये एजुकेशन इंडस्ट्री का पार्ट है और ये किसी एक व्यक्ति के द्वारा संचालित हो रहा। जैसे टाटा स्टील, तो टाटा स्टील केवल स्टील की बात करेंगे तो ये एक ट्रस्टी के द्वारा। रिलायंस इंडस्ट्री, तो रिलायंस किसी व्यक्ति के द्वारा ऑपरेट हो रहा है। और व्यक्ति कौन है इसमें? इसमें अंबानी ग्रुप। तो जो अंबानी ग्रुप है, उस अंबानी ग्रुप का अर्थ है ये पूरा एक ट्रस्ट है। ठीक है ना। बाकी व्यक्ति की ओनरशिप है इसमें। इसमें बहुत सारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वो किसी एक व्यक्ति को चुनते हैं। इसमें बहुत सारे लोग होते हैं, वो सब इसको संचालित करते हैं। टाटा इसी तरीके से संचालित हो। संयुक्त क्षेत्र, जिसमें सहकारी और निजी क्षेत्र की संयुक्त भागीदारी हो। जैसे आपका सांगानेर एयरपोर्ट, तो सांगानेर एयरपोर्ट की जो पार्टनरशिप है उसमें गवर्नमेंट की भी है और इसमें पार्टनरशिप प्राइवेट सेक्टर की भी। इसे हम क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे जॉइंट आपका इंडस्ट्री। तो जिसमें मारुति सुजुकी एक जॉइंट इंडस्ट्री। सहकारी क्षेत्र, जिसमें समूह के द्वारा स्वामित्व हो। जैसे अमूल डेयरी, अमूल जो डेयरी है वो इसी का पार्ट है। एक इसमें सहकारी क्षेत्र, सहकारी का अर्थ है एक बहुत बड़ा ग्रुप है वो इसे संचालित कर रहा है। इसमें बहुत सारे लोगों के शेयर हैं और वो शेयर एक सहकारी समुदाय के द्वारा संचालित। ठीक है ना। ये आपके उद्योग के 4 प्रकार होते हैं स्वामित्व के आधार पे। कॉमर्शियल, वो पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, जॉइंट सेक्टर और आपके कोऑपरेटिव सेक्टर। ठीक है। अब ये भी समझ लो कि उत्पाद के आधार पर उद्योग कितने प्रकार का होता है। तो उत्पाद के आधार पर उद्योग 3 प्रकार का होता है, ये सभी आपने पढ़ा होगा। एक कुटीर उद्योग होता है, एक लघु उद्योग होता है, एक बड़ा उद्योग। कुटीर, स्मॉल, माइक्रो और बिग इंडस्ट्री। तो ये आपका माइक्रो इंडस्ट्री है। माइक्रो बहुत छोटा, जिसमें घरेलू, पारंपरिक या हस्त निर्मित, जैसे हथकरघा, मिट्टी के बर्तन बनाना, ये सभी। लघु उद्योग में क्या होता है? सीमित पूंजी लगाई जाती है, स्थानीय स्तर पर होता है, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य किया जाता है। जो आपके रूरल एरिया होंगे उनमें, जैसे बकरी उद्योग है, रेडीमेड उद्योग है, ये सभी। बड़े उद्योग जिसमें विशाल पूंजी, निवेश और मशीन आधारित, जैसे ऑटोमोबाइल, सीमेंट फैक्ट्री। तो सीमेंट में आजकल 2 ही ग्रुप बहुत फेमस है। एक बिड़ला ग्रुप है, बिड़ला ग्रुप है, और दूसरा अडानी ग्रुप है। ठीक है ना।
ये सीमेंट इंडस्ट्री, इसमें बड़ा निवेश होता है उसके आधार पर। अब बात करते हैं महत्व। तो उद्योग औद्योगिक विकास का आधार होती है। जिसमें उद्योगों का विकास होता है वहाँ स्वतः विकास होगा। आर्थिक प्रगति में ये योगदान देता है, निर्यात को बढ़ावा देता है, याद रखना, और बुनियादी ढांचे का विकास हो, जो आपका प्राइमरी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तैयार हो, शहरीकरण को गति मिलती है। अब समस्याएं क्या हैं? अगर मान लो आप सेकेंडरी एक्टिविटी में उद्योग को आप बढ़ावा दे रहे हो, तो इसमें समस्याएं क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं? जैसे एनवायरमेंट पॉल्यूशन होगा, पर्यावरण प्रदूषण होगा, असमान क्षेत्रीय विकास होगा, पर्टिकुलर सिमिलर डेवलपमेंट नहीं होगा, कच्चे माल और ऊर्जा की कमी होगी, श्रमिक कल्याण की समस्याएं होंगी, और तकनीकी पिछड़ापन होगा। ये सभी इसके सामने समस्याएं हैं। उद्योग तो बहुत सारे स्थापित कर सकते हैं, लेकिन इनके सामने पर्टिकुलर ये प्रॉब्लम। ठीक है, आगे देखो। मैं आपको अब ये क्वेश्चन हम शाम वाली क्लास में 5 बजे लेते हैं, हमेशा आपको पता है टाइम का। तो क्वेश्चन 30 क्वेश्चन है इस टॉपिक से संबंधित, सेकेंडरी एक्टिविटी से। तो शाम वाली क्लास में आपको करवाऊंगा। इसका पीडीएफ आपको MK सर ज्योग्राफी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। ठीक है, पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, नोट्स इस तरीके से बुकलेट फॉर्म में, तो आप उसको ज्वाइन कर लेना। अब देखो, इसके अलावा हम अब टेरिटरी एक्टिविटी की बात करते हैं। परिभाषा, डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। तो यहां पर तृतीय क्रियाकलाप वह आर्थिक गतिविधियां होती हैं जो सेवाएं प्रदान करती हैं, जैसे परिवहन की सेवा, जैसे संचार की सेवा, व्यापार की सेवा, स्वास्थ्य की सेवा, शिक्षा की सेवा। ये सभी जो सेक्टर हैं ये सभी टेरिटरी एक्टिविटी, तृतीय क्रियाकलाप का भाग, जिनसे हम सेवाएं ले रहे हैं वो सभी टेरिटरी एक्टिविटी का पार्ट है। चाहे वो परिवहन हो, संचार हो, व्यापार हो, स्वास्थ्य हो या शिक्षा। इसका फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे अभी। वह क्रियाएं प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के द्वारा उत्पादित वस्तु को उपयोगकर्ता तक पहुंचाने में सहायता करती है। तो यहां पर प्राइमरी एक्टिविटी का कोई भी वस्तु हो, जैसे रॉ मटेरियल हो, तो उसको इंडस्ट्री तक पहुंचाने में सहायता करती हैं। और इसके अलावा सर्विस सेक्टर जो यूजर है, उस यूजर तक भी पहुंचाने के लिए सर्विस सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे सपोज करो कि जियो कंपनी बनाया। जियो कंपनी बहुत सारे यूजरों को सर्विस दे रही है। सर्विस कैसे दे रही है? सर्विस सेक्टर के माध्यम, और उसके बदले उनसे पैसा ले रही है, उसमें लोग काम कर रहे हैं। तो सर्विस सेक्टर का सीधा अर्थ क्या है कि यदि हम कोई सेवा ले रहे हैं, सेवा का लेना, सीधे अर्थों में समझना कि हमने कोई सेवा ली, जैसे सेवा का लेना, तो जो सेवा का लेना है वो भी सर्विस सेक्टर है। अब जब हम सेवा लेंगे तो उसके बदले पैसा देना, और सेवा देना, सेवा का देना, तो यदि हम कोई सेवा देंगे तो भी हम पैसा लेना। जब हम सेवा देते हैं तो पैसा लेते हैं, और सेवा लेते हैं तो पैसा देते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल समझिए, आप जोमेटो कंपनी में काम कर रहे हो, और जोमेटो कंपनी में आप काम कर रहे हो, आपने किसी व्यक्ति को आपकी डिलीवरी पहुंचाई, तो उसके बदले आपको एक फिक्स अमाउंट मिला, तो आपको पैसा मिला, आपने सेवा दी। अब जैसे आपने बर्गर ऑर्डर किया, तो बर्गर ऑर्डर करने के बाद आपने जो सेवा ली है उसके बदले आप पैसा दो। ये आपका सर्विस है। आज के समय में इसका बहुत बड़ा उपयोग हो रहा है। ठीक है, अब देखो इसके फीचर क्या होंगे। अगर हम की फीचर देखते हैं तो इसके फीचर बेसिकली क्या होंगे वो समझिएगा। सब फीचरों की बात करते हैं तो यह अमूर्त उत्पाद प्रदान करती है जिसे हम देख नहीं सकते। अमूर्त का अर्थ है देखना, जिसको देखना नहीं हो उसे हम सर्विस सेक्टर कहें।
अब मुझे बताओ, जोमेटो कंपनी में आपने सेवा दी, तो सेवा को देख रहे हो क्या? ये अमूर्त है, ठीक है ना। जैसे सेवा है, ज्ञान है, सुविधा है, ये सब अमूर्त है। इसमें उत्पाद नहीं बल्कि सेवा का वितरण होता है। इसमें प्रोडक्शन की बात नहीं करते, नॉट प्रोडक्शन, इसमें केवल सर्विस की बात करते। यह क्षेत्र मानव संसाधन पर आधारित होता है, पूरा ह्यूमन रिसोर्सेज होता है ये, क्योंकि इसमें सर्विस, जैसे सेवा का देना, तो सेवा देने के लिए भी आपको मानव की आवश्यकता होगी। सेवा का लेना, तो सेवा लेने के लिए भी मानव की आवश्यकता होती है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं जो पढ़ा रहा हूं, तो अगर मेरे स्टूडेंट तैयारी करने वाले नहीं होंगे तो मेरा पढ़ाना बेकार है ना। तो ये पूरा मानव संसाधन पर आधारित होता है। जैसे शिक्षक है, डॉक्टर है, बैंक है, कर्मचारी है, ड्राइवर है, ये सभी सर्विस है। आधुनिक अर्थव्यवस्था में इसका योगदान तेजी से बढ़ रहा है, तो हम नकार नहीं सकते, बहुत बड़ा योगदान। अब देखिएगा, मेन बात यह है समझने, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी, ये क्षेत्र है, इधर उदाहरण। जैसे परिवहन के माध्यम से आप सेवा देते हो, जैसे रेलवे के माध्यम से, बस के माध्यम से, हवाई जहाज के माध्यम से, जहाज के, टैक्सी के माध्यम से, ये सभी सर्विस सेक्टर का। संचार, कम्युनिकेशन, जैसे टेलीफोन है, इंटरनेट है, डाक है, ये सभी सेवाएं देते हैं। व्यापार, जैसे थोक और खुदरा। देखो, थोक होता है कि आप पूरे मार्केट की सप्लाई कर रहे हो, यानी आप मेन डिस्ट्रीब्यूटर हो और आप जो छोटे सेलर हैं उनको आप सप्लाई कर रहे हो। तो यहां पर भी आप सेवा दे रहे हो, उस सेवा के बदले आप उनसे एक चार्ज ले रहे हो, ठीक है ना। और खुदरा का अर्थ है कि आप छोटे सेलर हो और आप यूजर को सेवा दे रहे हो, तो जो यूजर है वो उसके बदले आपको एक फिक्स अमाउंट दे रहा है, ठीक है। स्वास्थ्य सेवाएं, हेल्थ, जैसे डॉक्टर, अस्पताल, नर्स, ये सभी आपके सर्विस सेक्टर। डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर जितना भी मरीज होता है उस मरीज को सर्विस देता है, उसके बदले उससे एक चार्ज लेता है। अस्पताल भी यही कार्य करता है, नर्स भी यही करता है। शिक्षा, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं अभी, जैसे आपको फ्री सोर्स के माध्यम से आप स्टडी कर रहे हैं, लेकिन मेरा ऐप भी है, वहां पर मेरा कोर्स भी चलता है, नेट का, असिस्टेंट प्रोफेसर का। अभी एक स्टूडेंट कह रहे थे कि सर आप मतलब उससे करवाओ, बोर्ड से। डिजिटल बोर्ड है मेरा खुद का पर्सनल, लेकिन अभी मैं उत्तराखंड एनआरए के अंदर हूँ, वहां पर जैसे ही शाम को आपकी क्लास लूंगा प्रॉपर, वो आप टेंशन मत लें, ठीक है। तो यहां पर अब शिक्षा, जैसे स्कूल, कॉलेज, ये सभी आपके सर्विस है। अभी हम इसका डिटेल से भी पढ़ने वाले। जैसे वित्तीय सेवाएं, फाइनेंस सर्विस होती है, जैसे बैंक है, बीमा है, शेयर बाजार, ये सभी सर्विस सेक्टर। प्रशासनिक सेवाएं, जैसे सरकार, न्यायपालिका, पुलिस, ये सभी आपके टेरिटरी एक्टिविटी का। वित्तीय क्रियाओं का महत्व क्या है आज के समय में, अब महत्व देखते हैं। ये अन्य सभी क्षेत्रों को सहारा देती है, यानी हेल्पफुल होती है। अन्य सभी सेक्टरों में अगर सर्विस सेक्टर नहीं हो तो हम उनको अच्छे से मतलब उनका डेवलपमेंट नहीं कर सकते। इसके अलावा ये रोजगार सृजन में अग्रणीय क्षेत्र में योगदान, अग्रणीय क्षेत्र है। यानी सबसे ज्यादा आज के समय में जितने भी जो यंग एज के स्टूडेंट हैं वो सब प्राइमरी एक्टिविटी में वर्क नहीं करना चाहते, सेकेंडरी एक्टिविटी में वर्क नहीं करना चाहते, उनको चाहिए सर्विस सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर आज के समय का एम्प्लॉयमेंट का एक सबसे बड़ा सेक्टर माना जाता है। जीडीपी में बढ़ता योगदान, विशेषकर सेवा आधारित अर्थव्यवस्था। तो जैसे यूरोपीय देश हैं, तो यूरोपीय देश में सर्विस सेक्टर, जैसे अमेरिका है, अमेरिका में सर्विस सेक्टर अग्रणी, शहरी और विकास का सूचक है। यानी सबसे ज्यादा आपके अर्बन जो डेवलपमेंट है उसको बढ़ावा देता है और डेवलपमेंट को बढ़ावा, उसका इंडेक्स, सबसे बड़ा इंडेक्स सर्विस है। तो ये इसके प्रमुख में। अब हम, ये तो कंपैरिजन हो गया कि आप सभी को पता है। अब हम प्रकार देखते हैं। अब इसमें ये समझने वाली बात, ये कंफ्यूज करता है। तो तृतीय क्रियाओं के प्रकार, इसमें व्यक्तिगत सेवाएं, तो व्यक्तिगत एक पर्सनल सर्विस होती है। जैसे आप नाई के पास गए, आप बार्बर के पास गए और आपने बाल कटवाए, तो जो बाल कटवाना है ये पर्सनल सर्विस हो गई। आप धोबी के पास गए, वॉशरमैन के पास, और आपने कपड़े वॉश करवाए,
तो कपड़े जो वॉश हुए वो पर्सनल। आप सेविका, आपने एक सर्वेंट रखा तो सर्वेंट भी आपको पर्सनल सर्विस देता। अब देखो, ये आपको सर्विस दे रहा है, इसके बदले आपसे एक चार्ज ले रहा है। तो जो सर्विस देगा ना बेटा, वो आपसे पैसा लेगा और आप उसको जो सर्विस दे रहे हो उससे आप पैसा ले रहे हो। तो बेसिकली ये पर्सनल सर्विस होती क्या है, ये समझो पहले कि वह सेवाएं जो व्यक्ति से व्यक्ति के आधार पर दी जाती हैं, यानी यहां पर पर्सन टू पर्सन, यानी जो P2P मॉडल पर आधारित सर्विस होती हैं उसे हम पर्सनल सर्विस कहते हैं। ये आपके टेरिटरी एक्टिविटी यानी तृतीयक या सर्विस सेक्टर का पार्ट माना, जिसमें सेवा प्रदाता और उपभोक्ता के बीच सीधा संबंध होता है, जिन्हें व्यक्तिगत सेवा कहा जाता है। जहां डायरेक्टली कनेक्शन हो उसे हम पर्सनल सर्विस कहेंगे। समझ गए? चलो आगे। मुख्य विशेषता क्या है पर्सनल सर्विस की, देख लीजिए। सेवा सीधी मानव सहभागिता पर आधारित होती है, दोनों का कनेक्शन होता है। आमतौर पर ये सेवाएं स्थानीय स्तर पर दी जाती हैं, लोकल सेक्टर पर दी जाती हैं। इन सेवाओं का व्यक्तिगत उपयोग होता है, जैसे बाल कटवाना, कपड़े सिलवाना। यह लघु व्यवसाय और स्वरोजगार के अंतर्गत आती है। जैसे मोदी जी कहते हैं ना कि आप पकोड़े की दुकान खोलो, आप चाय का स्टॉल खोलो, तो ये सभी पर्सनल सर्विस है, यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो किसी के पास नौकरी नहीं करना चाहते, वो अपना खुद का व्यवसाय चाहते हैं, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो। अब जैसे मैं आपको करवा रहा हूँ, अब आपका स्कूल लेक्चरर एग्जाम में 95% प्लस स्कोर हो गया। मेरा टारगेट है इस बार 95% प्लस आपका स्कोर करवाना, क्योंकि इतनी बार मैं आपको रिवीजन करवा दूंगा कि आपका स्कोर होगा ही इतना। और वैसे भी वैकेंसी 4400 हो रही है, तो ये भी खुशखबरी है। तो अगर इतना स्कोर होगा तो निश्चित तौर पे आप मेरे पास जुड़ने के लिए, जैसे आप नेट की तैयारी करोगे, असिस्टेंट प्रोफेसर की या अदर पीजीटी या किसी की भी तैयारी करोगे, तो आप मेरे साथ कनेक्ट होगे। तो मैं कहूँगा कि भैया आप ऐप पर आइए, ऐप पर आपके नोट्स है, टेस्ट सीरीज है, और आपको मतलब आपको कोर्स मिल रहा है। आप वहाँ पर कुछ एक चार्ज दोगे, उसके बदले में आपको पूरा कोर्स करवाऊंगा। जैसे हमारा रिकॉर्डेड कोर्स है स्कूल लेक्चरर का 999 में, टेस्ट सीरीज है 599 में, नोट्स है 399 में, पूरा कॉम्बो है 1299 में। तो आप कैसे जुड़ोगे? इसी माध्यम से तो जुड़ोगे। इसमें आमतौर पर कम तकनीकी उपकरण और मानव श्रम पर प्रधानता होती है, यानी टेक्नोलॉजी का यूज, आज के समय में टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करेंगे तो हम बहुत पिछड़ जाएंगे। बाकी ये ह्यूमन लेबर पर, ह्यूमन स्किल पर आधारित होती है। अब देखो आगे समझना, जैसे यहां पर मैंने एक एग्जाम्पल सूची रखी है, उसको आप समझना, उदाहरण की सूची, और इससे आप पूरा आपका क्लियर कर लोगे। कैसे करोगे? जैसे आपका नाई है, तो नाई क्या करता है? बाल काटना, दाढ़ी बनाना। अब बाल कटवाने गए, उसने कहा भैया 100 रुपये लगे, 100 रुपये। दाढ़ी बनवाने गए, उसने कहा आप 70 रुपये लगे। तो उसने आपको पर्सनल सर्विस दी और उसके बदले आपने एक चार्ज दिया। अब जैसे किसी बड़ी सिटी में जाओगे तो वहां 150 से 200 रुपये लेते हैं बाल कटवाने के, दाढ़ी बनाने के 100 रुपये लेते हैं, है ना। तो वहां पर वो नाई का कार्य, धोबी के पास गए कपड़े धोना, प्रेस करना, उसका एक चार्ज लेता है। दर्जी के पास गए कपड़े सिलना, रसोईया के पास गए घरेलू भोजन बनाना, घरेलू सहायिका के पास गए साफ सफाई, झाड़ू पोंछा या बर्तन मांजना। ये सब प्रमुख कार्य आपके सर्विस सेक्टर के, लेकिन ये पर्सनल सर्विस है। आयुर्वेदिक या स्थानीय वैद्य के पास गए, स्थानीय स्वास्थ्य सेवाएं दी, मसाज सेवाएं जैसे शरीर की मालिश करना। अब काफी लोग, इंडियन लोग थाईलैंड जाते हैं, जो इंडिया के लोग हैं वो थाईलैंड जाते हैं। अब ये तो वहां थाईलैंड जाने वाले लोगों को ही पता है कि वो थाईलैंड क्यों जाते हैं। वो वहां पर फीमेल सर्विस यानी फीमेल की जो मसाज सर्विस है वो लेते हैं, ठीक है। तो वो क्यों जाते हैं? क्योंकि उसके बदले जो फीमेल वहां पर मसाज देने वाली जो स्पा सेंटर, जैसे एक स्पा सेंटर होता है, स्पा सेंटर, जैसे जयपुर में बहुत सारे सेंटर ओपन रहते हैं, ठीक है। तो ये सब सर्विस सेक्टर का पार्ट है। जैसे टैक्सी वाला, रिक्शा वाला, ये निजी परिवहन सेवा देते हैं, पर्सनल सर्विस देते हैं उसके बदले। मरम्मत करने वाले जैसे टेलर, इलेक्ट्रिशियन,
प्लम्बर, ये सभी आपका पर्सनल सर्विस का पार्ट है। काफ़ी बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, सर प्लम्बर किस में आएगा, इलेक्ट्रिशियन किस में आएगा, टेलर किस में आएगा। ये सब पर्सनल सर्विस है, लेकिन ये है किसका, टेरिटरी एक्टिविटी का पार्ट है, यानी सर्विस सेक्टर का पार्ट है। समझ गए क्या आप मेरी बात को? अब इससे बेहतर आपको कोई नहीं समझा, पूरे यूट्यूब पे सर्च करके देख लेना। एम के सर बहुत अनुभवी आदमी है, डिपार्टमेंट के साथ भी बहुत समय से कनेक्ट हूं और ज्योग्राफी की जड़ जानता हूं कि कहां पर स्टूडेंट को, जैसे शहरी और ग्रामीण, तो दोनों क्षेत्रों में रोजगार सृजन करता है। ये आपका पर्सनल जो सेक्टर है वो, ठीक है ना, पर्सनल सर्विस है वो। अनौपचारिक क्षेत्र है, इनफॉर्मल सेक्टर की प्रमुख श्रेणी है, ठीक है। जीवन के दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक है, जो आपकी बेसिक नीड होती है। बेसिक नीड, आज के समय बाल हमेशा बहुत मॉडल लुक में रहते हैं लोग। महिला और कम प्रशिक्षित लोगों के लिए रोजगार का स्रोत, धीरे धीरे स्किल डेवलप होता जाता है। अब हम बात करते हैं पर्सनल प्रोफेशनल सर्विस, जिसे हम कॉमर्शियल सर्विस भी कहेंगे। ये तो कौन सी सर्विस हो गई, ये पर्सनल सर्विस हो गई। ये प्रोफेशनल सर्विस है, जिसे हम कॉमर्शियल सर्विस कहते हैं। कॉमर्शियल सर्विस में कौन सा आएगा, डॉक्टर, वकील, सीए, ये सब कॉमर्शियल सर्विस के पार्ट है। जो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल सर्विस इसे कहेंगे, जो विशेषज्ञ हों। अगर कोई विशेषज्ञ आपको सर्विस दे रहा है तो उसे हम प्रोफेशनल सर्विस कहेंगे। क्या कहेंगे डियर, प्रोफेशनल सर्विस कहेंगे। ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। और इसका पूरा पीडीएफ आपको कहां मिलेगा, मेरे टेलीग्राम चैनल MK सर ज्योग्राफी, आप ज्वाइन कर लेना। MK सर ज्योग्राफी टेलीग्राम चैनल पर इसका पूरा पीडीएफ आपको मिल जाए, ठीक है ना। और पीवाई की प्रत्येक टॉपिक वाइज आपके मैंने क्लास चला रखी, आपकी PYQs एंड MCQs की, तो वो आपके 5 बजे होती है शाम को, तो जुड़ना नहीं भूलना, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। देखो, अब प्रोफेशनल सर्विस की सबसे पहली परिभाषा क्या है, तो मैंने बोला स्किल्ड जो ह्यूमन स्किल्ड जो वर्क होगा वो प्रोफेशनल सर्विस में आएगा। जैसे एग्जाम्पल समझिए, वह सेवाएं जो किसी विशेष प्रशिक्षण, शैक्षणिक योग्यता, पेशेवर कौशल के आधार पर प्रदान की जाती है, उन्हें हम व्यावसायिक सेवाएं कहते हैं, कॉमर्शियल सर्विस या प्रोफेशनल सर्विस कहते हैं। अब ये कौन सी होंगी, यह सेवाएं प्राय प्रमाणित या प्रमाण पत्र प्राप्त पेशेवरों के द्वारा दी जाती है। ऐसी सर्विस जो एक अनुभव के आधार पर दी जाती है, यानी उसे हम पर्सनल सर्विस कहेंगे, जिसमें इतना हाई स्किल्ड ह्यूमन वर्क नहीं चाहिए, लेकिन इसमें आप भी है और फिर उसके बाद आप सर्विस दे रहे हो, उसे हम प्रोफेशनल या कॉमर्शियल सर्विस कहेंगे। अब इसके की फीचर क्या होंगे, की फीचर को समझिए। मैंने बात है इसके की फीचर क्या होंगे। सर इसको हम डिफाइन कैसे कर पाएंगे कि ये प्रोफेशनल है या पर्सनल सर्विस है। की फीचर पढ़ना बहुत जरूरी है। तो की फीचर देखिए, देखो, सेवा प्रदाता के पास विशेष योग्यता और प्रमाण पत्र होते हैं। ये सेवाएं उच्च शिक्षा और कौशल पर आधारित होती हैं, हाई एजुकेशन पर आधारित। जैसे कोई डॉक्टर है, या डॉक्टर वैसे तो ये प्रोफेशनली व्यक्ति है। यह सेवाएं विश्वसनीयता, विशेषता और प्रामाणिकता की मांग रखती हैं। अक्सर ये सेवा प्रदाता स्वतंत्र पेशेवर सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं, निजी संस्था से जुड़े होते हैं। ठीक है, समझ गए, ये इसके की फीचर हों। आगे देखो, अब हम बात करते हैं कि सर ये बताओ हमें कि मेनली इसमें कौन कौन व्यक्ति आएंगे प्रोफेशनल सर्विस में। जैसे आपका कोई डॉक्टर है, डॉक्टर एक विशेषज्ञ होता है, प्रोफेसर या शिक्षाविद एक विशेषज्ञ होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक विशेषज्ञ होता है, आर्किटेक्ट एक विशेषज्ञ होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक विशेषज्ञ होता है, मैनेजमेंट कंसल्टेंट एक विशेषज्ञ होता है। क्योंकि ये MBA करने के बाद बनता है, ये MCA करने के बाद बनता है।
ये आपके बीटेक करने के बाद बनता है, ये सीए करने के बाद बनता है, ये नेट एग्जाम पास करने के बाद बनता है, ये डॉक्टर एमबीबीएस करने के बाद बनता है। तो यानी ये सभी अपने अपने एमबीबीएस, ये अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। तो ये सभी प्रोफेशनल सर्विस हैं, आएंगे टेरिटरी सेक्टर, टेरिटरी एक्टिविटी के अंतर्गत, सर्विस सेक्टर के अंतर्गत, लेकिन ये पर्सनल सर्विस नहीं है, ये प्रोफेशनल सर्विस है। समझ गए आप मेरी बात? जैसे चिकित्सा परामर्श, उपचार देना, शिक्षाविद उच्च शिक्षा अकेदमिक मार्गदर्शन देना, चार्टेड अकाउंटेंट क्या करता है, लेखा परीक्षा और वित्तीय योजना बनाता है। जो आर्किटेक्ट होता है वो भवन निर्माण योजना और डिजाइन करने का, जैसे बड़ी बड़ी आप बहुत सारे फ्लैट खरीदते हो, बड़े बड़े अपार्टमेंट देखते हो, जैसे डेवलपमेंट देखते हो, तो ये सभी कार्य ये करते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जैसे आज हमारा एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन किससे, अपेक्स से, अपेक्स एक कंपनी है जो एप्लीकेशन डेवलप कर रही है, तो उसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, वो हमें पूरी सुविधा देते हैं। फिर हमारा एक टेक्निकल बंदा होता है, वो उसमें कोर्स को ऐड करता है, हमारी क्लास लाइव करता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आजकल तो टीचर बहुत सारे टेक्निकल बन गए हैं धीरे धीरे, लेकिन उसे हम समझ गए। अगर जैसे मैं आपको प्रोफेसर के लेवल पर आपको एकेडमिक शिक्षा दे रहा हूं, तो मैं एक प्रोफेशनल सर्विस दे रहा हूं। जैसे मेरे पास ऑफलाइन पढ़ने के लिए आते हैं नेट असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल लेक्चरर, तो आप प्रोफेशनल सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। अब मैनेजमेंट कंसल्टेंट, जैसे व्यावसायिक रणनीति और संचालन सलाह, जैसे आपके बड़े होटल होते हैं ना 5 स्टार, जो आपके 5 स्टार जो होटल्स होते हैं, उनमें जो आपका मैनेजमेंट करता है, और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में जो मैनेजमेंट करते हैं, वो सभी आपके सर्विस सेक्टर, ये प्रोफेशनल सर्विस देते हैं, इसके बड़ा चार्ज लेते हैं। वित्तीय सलाहकार, जैसे निवेशक, टैक्स प्लानिंग करने वाला। अब जैसे पहले देखते हैं व्यावसायिक सेवाओं की भूमिका, आज के समय में इनकी भूमिका क्या है, यानी जो आप प्रोफेशनल सर्विस देख रहे हो, ये प्रोफेशनल सर्विस की भूमिका क्या है, तो आधुनिक ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था पर आधारित है, यानी जो मॉडर्न नॉलेज है, उस मॉडर्न नॉलेज बेस्ड आपकी इकोनॉमी पर है ये, ठीक है। उच्च गुणवत्ता वाली सेवाओं के माध्यम से समाज की दक्षता में वृद्धि होती है, यानी हाई क्वालिटी की ये सर्विस होती है, जिससे आपके जो सोशल है उसकी इफिशियंसी इंक्रीज होती है। न्याय, स्वास्थ्य, वित्त, शिक्षा इत्यादि क्षेत्रों में गहन योगदान होता है इसका। स्वरोजगार और सेवा निर्यात पर महत्वपूर्ण स्रोत है, यानी सेल्फ एम्प्लॉय और सर्विस जो एक्सपोर्ट वाला सिस्टम है, जैसे हमारा कोई व्यक्ति है, वो प्रोफेशनल सर्विस यानी प्रोफेशनल एजुकेशन प्राप्त करके और फॉरेन चला जाता है, और फॉरेन फिर जाकर सर्विस देता है। हमारे बहुत सारे इंजीनियर हैं जो फॉरेन जा चुके हैं, हम किसके अंतर्गत रखें, ठीक है। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत स्थान, तो द्वितीय क्रियाकलाप सेवाएं, व्यावसायिक सेवाएं, विशेषकृत, प्रशिक्षित या प्रमाणिक सेवाएं होती। अब ये क्वेश्चन है, इनको छोड़िएगा आप, क्योंकि ये मैं मुकेश कुमार लिख रहे हैं, गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग डियर, आपका स्वागत। ये क्या है, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर में लिखित एग्जाम होता है, तो उसके लिए क्वेश्चन बनाए हैं, मैं उनके लिए करवाऊंगा, इनको छोड़िएगा, ये लिखित क्वेश्चन। अब देखिएगा, अब यहां पर समझिएगा, तो व्यक्तिगत और जो आपका यानी ये पर्सनल सर्विस और प्रोफेशनल सर्विस में डिफरेंस क्या है, आधार देखते हैं। तो इसका आधार व्यक्तिगत है, इसका आधार प्रोफेशनल यानी व्यावसायिक सेवा है। कौशल स्तर इसमें सामान्य होते हैं, जैसे इसे सामान्य बोल सकते हैं, इसे उच्च या विशेषकृत बोल सकते हैं। ये अनौपचारिक होती है, औपचारिक और प्रमाणिक होती हैं। इसमें नाई, धोबी होते हैं, इसमें डॉक्टर, वकील होते हैं। ये सेवा प्रकृति होती है, सेवा की प्रकृति ये रोजमर्रा उपयोग में होती है, विशेष सलाह या उपचार पर आधारित होती है। क्षेत्र के अनौपचारिक क्षेत्र के लिए होती हैं, औपचारिक क्षेत्र के लिए। तो ये बेसिक जो डिफरेंस है, इससे नेट असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी एग्जाम और काफी बार तो क्वेश्चन का जो स्किल है वो स्कूल लेक्चरर और पीजीटी में भी इसी प्रकार का रख दिया जाता है। तो याद रखना है कि पर्सनल सर्विस अनौपचारिक रहेगी, पर्सनल सर्विस
अनौपचारिक इकोनॉमिकल सेक्टर की रहेगी और प्रोफेशनल सर्विस औपचारिक और औपचारिक इकोनॉमिकल सेक्टर, या आप ऐसे कह सकते हो कि ये आपके औपचारिक क्षेत्र की रहेगी। प्रशिक्षण इसमें औपचारिक रहेगा क्योंकि विशेषज्ञ होते हैं इसमें, और हमेशा आप रोजमर्रा में उपयोग नहीं लेते, जब आपको जरूरत होती है तभी इनका यूज कर। अब देखो सार्वजनिक सेवाएं। अब मैंने आपको कौन कौन सी सेवाएं बताई हैं आप याद रखना। एक है आपकी पर्सनल सर्विस, एक है आपकी प्रोफेशनल सर्विस। अब हम चलते हैं पब्लिक सर्विस पर, जिसमें सरकारी अफसर और पुलिस। तो सार्वजनिक पब्लिक सर्विस, इसकी पहले परिभाषा देखिएगा। ये सभी सर्विस सेक्टर का पार्ट है, लेकिन इतना पढ़ोगे तब जाके आप क्वेश्चन को बहुत आसान रूप में सॉल्व कर सकते। वह सेवाएं जो सरकार और सार्वजनिक निकायों के द्वारा समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से प्रदान की जाती है, उन्हें सार्वजनिक सेवाएं कहते हैं। यानी आज आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट जो जॉब है आपका, इस गवर्नमेंट जॉब में जो आपकी सोसाइटी है, उस सोसाइटी का पर जो पर्सन है उसका राइट है कि वो गवर्नमेंट जॉब ले सकता है, लेकिन उसकी जो आपका स्किल है उसके बेसिस पर मिलेगा। यानी उसकी जो क्वालिटी है, जैसे आप एक अच्छी तैयारी करोगे तो आप स्कूल लेक्चरर बन जाओगे। तो यहां पर यह समझाया गया है कि वह सेवा जो सरकार या सार्वजनिक निकाय के द्वारा समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से प्रदान की जाती है। लेकिन ऐसे काफी सेक्टर हैं जो पिछड़े हुए हैं, समाज की ऐसी सोसाइटियां हैं, तो उनके लिए विशेष रिजर्वेशन दिए गए हैं। समझ गए आप मेरी बात को। अब देखिए, इनका उद्देश्य जनहित, सामाजिक कल्याण और लोक व्यवस्था सुनिश्चित करना है। तो जनहित में भागीदारी हो, सोशल वेलफेयर हो, और जो हमारा पब्लिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पब्लिक जो सर्विस है वो अच्छी हो सके। मुख्य विशेषताएं क्या हैं? यह सेवाएं गैर लाभकारी नॉन प्रॉफिट होती हैं। यानी गैर लाभकारी क्यों बोलते हैं इसे? क्योंकि आप जो सर्विस दे रहे हो ना, उस सर्विस के बाद आप कोई भी प्रॉफिट सर्विस में कार्य नहीं कर सकते। तो उसके खिलाफ यदि आप करते हो तो आपके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। अभी किसी भी टीचर का आप सर्च करके देख लेना, मेरे कहने से सबकी क्लास है, आपको ये कोई नहीं बताएगा कि जो पब्लिक सेक्टर की जो सर्विसें होती हैं वो गैर लाभकारी होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि आप जो जिस पब्लिक सेक्टर में जॉब कर रहे हो उसके बाद आप दूसरी कोई भी प्रॉफिटेबल सर्विस नहीं कर सकते। सरकार आप पर प्रतिबंध लगाती। नोट्सों का कंपैरिजन करो, ठीक है। अब इनका संचालन जो आपका स्टेट बोर्ड होता है ना, स्टेट बोर्ड जो भी आपकी रिक्रूटमेंट एजेंसी है, उसमें प्रोफेसर, उसमें बड़े बड़े प्रोफेसर क्वेश्चन बनाते हैं। तो अब जैसे हमारे मेरा एनआरए में प्रशिक्षण, तो वहां पर जब हम मिलते हैं और जब हम देखते हैं सिस्टम को, तो वहां पे पता लगता है कि यार कहानी ये है, ठीक है। तो वहां पर इस प्रकार के क्वेश्चन आप दे दिया कि बताओ गैर लाभकारी सेवा कौन सी है, तो क्या करोगे आप? प्राइवेट, अगर आप कोई प्राइवेट, जैसे आप पर्सनल सर्विस दे रहे हो या प्रोफेशनल सर्विस दे रहे हो और वो पब्लिक सेक्टर की नहीं है, तो वहां पर आप बहुत सारे सेक्टरों में इन्वेस्टमेंट यानी प्रवेश कर सकते हो, एक से अधिक सेक्टरों से आप प्रॉफिट कमा सकते हो। लेकिन जब आप पब्लिक सेक्टर में सर्विस दे रहे हो तो केवल उससे ही आपको प्रॉफिट मिलेगा। इसीलिए इसे नॉन प्रॉफिट सर्विस कहते हैं। संचालन सरकारी विभाग या स्वायत्त निकायों के द्वारा होता है। सामाजिक समानता और लोक हित में इसका प्रमुख लक्ष्य है। यानी सोशल सिमिलरिटी, यानी प्रत्येक व्यक्ति को समाज में एक समान अधिकार मिले। अब बताओ प्रोफेशनल या पर्सनल सर्विस में आप क्या अधिकार दे सकते हो? भाई प्राइवेट सेक्टर में किसी भी व्यक्ति को यानी सोशल सिमिलरिटी नहीं मिलती, लेकिन यहां पर अगर आप में गुणवत्ता है, अगर आप में क्वालिटी है, तो आप उस अधिकार को ले सकते हो। और ये पब्लिक वेलफेयर होती है सर्विस। क्या होती है? पब्लिक वेलफेयर, लोकहित को बोलेंगे पब्लिक वेलफेयर। इन्हें करों के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है, ठीक है। आगे देखो,
अब इसमें जैसे देखते हैं आपके पब्लिक सेक्टर में सर कौन कौन सी, जैसे आपकी जुडिशियल सर्विस है, तो जुडिशियल में न्याय और लोक अदालत, तो जिसमें जो सरकारी वकील होते हैं यानी गवर्नमेंट जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं या गवर्नमेंट आपके जस्टिस होते हैं, मजिस्ट्रेट होते हैं, मजिस्ट्रेट, ये सब सर्विस यानी पब्लिक सर्विस के अंतर्गत। लेकिन ये जब इस पद पर कार्य कर रहे हैं तो दूसरा कोई लाभकारी पद नहीं ले सकते। सुरक्षा व्यवस्था जैसे सिक्योरिटी सर्विस, जैसे पुलिस है, अर्धसैनिक बल है, यातायात पुलिस है, तो क्या पुलिस वाला व्यक्ति दूसरी सर्विस कर सकता है? नहीं कर सकता, कानून के अनुसार वो वैध नहीं। बाकी अगर कर रहा है तो वो अवैध है। ऐसे काफियों पर कार्रवाई कानून के अनुसार तो होनी चाहिए, लेकिन हमारी गवर्नमेंट का सिस्टम ऐसा है। स्वास्थ्य सेवाएं, सरकारी अस्पताल, पीएससी, टीकाकरण अभियान, इसमें जो डॉक्टर और नर्स होते हैं, डॉक्टर और नर्स, अब ये सरकार छूट देती है, बाकी अगर सरकार चाहे तो इन पर प्रतिबंध लगा सकती है। ठीक है। शिक्षा सेवाएं जैसे सरकारी स्कूल, कॉलेज, स्कॉलरशिप। अब जैसे मैं आपको जो सर्विस दे रहा हूं ना, ये निशुल्क दे रहा हूं, निशुल्क मैं दे सकता हूं, लेकिन अगर मैं चाहूं कि आपको शुल्क में दूं, तो शुल्क में अगर मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई होती है तो हो सकती है कि आप किसी एक ही लाभ के पद पर रह सकते। लाभ का पद है वो केवल एक ही आपका रह सकता। ठीक है। सार्वजनिक सुविधाएं जैसे जल, बिजली, सफाई, शौचालय, आज आता है ना गाड़ी वाला आया कचरा निकालो, तो ये सब आपके पब्लिक सेक्टर। संचार सेवाएं जैसे डाक विभाग है, टेलीग्राम है, या आपकी सभी डाक सर्विस जैसे टेलीग्राम विभाग है, बीएसएनएल है, तो बीएसएनएल एक सरकारी कंपनी। ठीक है ना, ये याद रखना। आगे देखो, प्रशासनिक सेवाएं जैसे डीएम साहब हैं, कलेक्टर साहब हैं, तहसीलदार साहब हैं, पंचायत में, नगर निगम में, ये सब आपके पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक सर्विस। ठीक है ना। पर्यावरण सेवाएं, वनों की सुरक्षा, पर्यावरण नियमन जैसे वन विभाग करता है, तो वन विभाग में जो कर्मचारी होते हैं सब पब्लिक सेक्टर। सूचना जनसंपर्क जैसे सरकारी जनसंपर्क कार्यालय, आरटीआई सुविधा, ये सब आपके क्या है? पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सर्विस। सार्वजनिक सेवा का महत्व क्या है? समाज के सभी वर्गों को सेवाएं सुनिश्चित करना, गरीब और पिछड़े वर्ग के लिए सहारा बनना, राष्ट्र निर्माण और सुशासन पर आधार होना, आधार बनना, आपदा, संकट और महामारी में तत्काल राहत देना, सुरक्षा और न्याय की गारंटी देना। अब देखो, पब्लिक सर्विस और प्राइवेट सर्विस में बेसिकली अंतर क्या है? अब इसमें पब्लिक सर्विस में ओनरशिप गवर्नमेंट की होती है, इसमें किसी कंपनी या किसी पर्सनल व्यक्ति की होती है। उद्देश्य, इसका उद्देश्य होता है जन कल्याण करना, इसका होता है प्रॉफिट कमाना। जैसे अंबानी ग्रुप है, तो अंबानी ग्रुप का क्या है? प्रॉफिट कमाना। ठीक है। जैसे भेल कंपनी है, विकास कुमार, गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग डियर, स्वागत है आपका विकास जी, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, हमारे बहुत ही प्यारे स्टूडेंट हैं विकास जी, और झारखंड से हैं, बहुत अच्छा लगा। और जरूर एक बार विकास जी क्लास को शेयर कर दीजिए आप। चलो, उद्देश्य इसका जन कल्याण, इसका प्रॉफिट कमाना। अब पहुंच ये सभी के लिए होती है, भुगतान करने वाले को मिलती है। प्राइवेट सर्विस जो पैसा इन्वेस्ट करेगा उसी को मिलेगी, लेकिन पब्लिक सर्विस ये सभी के लिए होती है। उदाहरण जैसे सरकारी अस्पताल, सरकारी अस्पताल में सभी अपनी यानी सभी अपना इलाज करवा सकते हैं, लेकिन इसमें इलाज नहीं करवा सकते, इसमें जो पैसा देगा वो ही करवा। ठीक है ना, ये बेसिक डिफरेंस है। अब हम वाणिज्य सेवा की बात करते हैं, कॉमर्शियल। आज पता लगा कि सर ऐसे पढ़ते हैं सेवा को। यस, ऐसे पढ़ते हैं डियर, तभी तो क्वेश्चन गलत होते हैं तुमसे। तुम्हारे कॉन्सेप्ट की समझ ही नहीं है तुमको तो रटाया जा रहा है। तुमको सीधा एक चार्ट बनवाया, बता दिया कि ये वो सर्विस है, ये वो सर्विस है, आपने रट लिया। अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया तो आपने कर दिया, नहीं आया तो आपसे गलत हो गया। ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही आपसे बाहर
याद रखना। तो यहां पर कॉमर्शियल सर्विस की बात करते हैं, तो कॉमर्शियल सर्विस में क्या होता है, बैंक, बीमा, कुरियर। तो जैसे कॉमर्शियल सर्विस की परिभाषा, वह सेवाएं जो व्यापार, वित्त, बीमा, परिवहन या वाणिज्य से जुड़ी गतिविधियों का सहारा देने, सुगम बनाने और सुरक्षा रखने का कार्य करती है, उन्हें हम कॉमर्शियल सर्विस कहते हैं। यह सेवाएं लाभ के उद्देश्य से कार्य करती हैं और बाजार आधारित। ऐसी सर्विस जो मार्केट बेस्ड है, ऐसी सर्विस जो प्रॉफिट बेस्ड है, वो सर्विस को, और जो बेसिकली ट्रेड बेस्ड है, फाइनेंशियल यानी वित्त आधारित है, बीमा आधारित है, परिवहन आधारित है, वाणिज्य आधारित है, तो उसे हम वाणिज्य सेवा कहें, कॉमर्शियल सर्विस कहें। अब बताओ, अब ये जो मार्केट बेस्ड होगी, बाजार, तो बाजार में हम क्या करते हैं, व्यापार, ट्रेड। अरे सीधा समझो इसको, यहां पर क्या करते हैं, वित्त का एक्सपोर्ट यानी वित्त का लेन देन होता है। यहां पर क्या होता है, बीमा कार्य होता है। हर सेक्टर का एक वो होता है, कॉन्सेप्ट जरूरी है गुरु जी, बहुत अच्छी बात। परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन का कार्य होता है, ठीक है। आगे देखिएगा, मुख्य विशेषता पढ़िएगा इसकी क्या है, कॉमर्शियल सर्विस की। वह सेवाएं वाणिज्य, लेन देन और आर्थिक प्रवाह को संचालित करती हैं। मैंने बोला ना, जहां पर आप यानी मनी का ट्रांसफर करोगे, वहां पर मार्केट और प्रॉफिट बेस्ड सर्विस। वेरी गुड विकास जी, बहुत अच्छा लगा। तो वहां पर हम क्या कहेंगे, उसे आपका कॉमर्शियल सर्विस। इसका उपयोग व्यवसाय, ग्राहक और बाजार सभी करते हैं। यह सेवाएं प्राय निजी क्षेत्र के माध्यम से संचालित होती है, किंतु कुछ सहकारी भागीदारी भी होती है। कुछ ऐसे आपके कॉमर्शियल सर्विस हैं जिसमें गवर्नमेंट की कुछ पार्टनरशिप होती है, बाकी ये बेसिकली प्राइवेट सेक्टर इनको संचालित करता है। आधुनिक अर्थव्यवस्था में गति और दक्षता इन सेवाओं पर निर्भर करती है, याद रखें। अब उदाहरण देखिएगा, अब आपको पता लग जाएगा कि सर ने आपको कैसा पढ़ाया है। ज्यादा मेरी तारीफ नहीं करना चाहता। मैंने आपसे बोला कि आपके एग्जाम में 95% प्लस आपके क्वेश्चन होंगे, तो होंगे, कोई नहीं रोक सकता। जो पेपर बनेगा वो समझ लेना कि एम के सर ज्योग्राफी प्लेटफॉर्म से बनेगा, कोई नहीं रोक सकता। या कैसी बूढ़ खुला चैलेंज। बैंकिंग सेवाएं जैसे SBI, ICICI, HDFC, कोऑपरेटिव बैंक्स। तो SBI आपका पब्लिक सेक्टर का बैंक है, गवर्नमेंट बैंक है, लेकिन HDFC प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, समझ गए। तो ये क्या कर रहे हैं, जमा करवाना, ऋण देना, चेक देना, डिजिटल भुगतान करने की सभी सर्विस देते हैं। तो ये सब क्या आएगा, कॉमर्शियल सर्विस में आएगा, लेकिन ये टेरिटरी एक्टिविटी का पार्ट है, ये सर्विस सेक्टर का पार्ट है। बीमा सेवाएं जिसमें जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, वाहन बीमा, ये सभी बीमा आप करवाते हो। अब आपसे पूछ लिया, बताओ भाई स्वास्थ्य बीमा किस में आएगा, सर्विस सेक्टर में। जीवन बीमा किस में आएगा, सर्विस सेक्टर में। वाहन बीमा, ये तीन चीजों का ही बीमा करवाया जाता है। इसमें LIC है, इसके अलावा ICICI है, इसके अलावा स्टार हेल्थ, ये आपको स्वास्थ्य बीमा करके देती है, ठीक है ना। कुरियर और लॉजिस्टिक्स, अब देखो जैसे कुरियर वाला, आजकल तो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा भी कुरियर सुविधा दी जाती है, प्राइवेट सेक्टर भी देते हैं। हर एक शहर में बहुत सारे स्थानों पर कुरियर सेंटर खुल गए। लॉजिस्टिक का अर्थ है आपका जो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना। तो प्रोडक्ट का जो हब होता है, जहां पर भेजा जाता है, उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, उसे बोलते हैं लॉजिस्टिक हब, ठीक है ना। अब यहां पर जैसे कंपनी है आपके ब्लू स्टार, ब्लू डार्ट, तो ब्लू डार्ट कंपनी है, DTDC कंपनी है, इंडिया पोस्ट है। इंडिया पोस्ट क्या कर रही है, कुरियर सुविधा दे रही है। कौन सी सुविधा, कुरियर सुविधा। अब प्राइवेट कुरियर कंपनी भी बहुत सारी खुल गई है, ठीक है ना। तो ब्लू डार्ट है, DTDC है, ये सभी कंपनियां हैं जो कार्य कर रही हैं। यहां पर पार्सल वितरण, ट्रैकिंग, समयबद्धता, डिलीवरी, तो इन सभी का कार्य ये कंपनियां करती हैं। सर जी बिल्कुल,
वित्तीय बाजार सेवाएं, जैसे वित्तीय बाजार सेवा ये कॉमर्शियल सर्विस का पार्ट है और ये सर्विस सेक्टर का पार्ट है। समझ लो, मौका है, फिर मौका नहीं आएगा। फिर मत बोलना कि एम के सर ने हमसे बोला नहीं। समझ रहे हो, मेरा उद्देश्य मेरे डियर स्टूडेंटों को टॉप करवाना। क्या करवाना है? टॉप करवाना है। मार्केट में मैं आपसे सच बोल रहा हूं, आपका यूट्यूब पर सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग वाला कंटेंट होगा ये। मैं आपसे ये प्रॉमिस कर रहा हूं कि जो भी स्टूडेंट इस कंटेंट को पढ़ लिया ना, वो टॉप ही करेगा। और जब एक बार टॉपर कर दोगे तो आपके खुद के इंटरव्यू बोलेंगे कि भैया किसकी क्लास लो, एम के सर की क्लास लो। किसकी लो? एम के सर की। आगे देखो, वित्तीय बाजार सेवाएं जैसे स्टॉक एक्सचेंज, ये कॉमर्शियल सर्विस है। स्टॉक एक्सचेंज ये कॉमर्शियल सर्विस है, टेरिटरी एक्टिविटी का पार्ट है, सर्विस सेक्टर का पार्ट है। म्यूचुअल फंड कंपनियां, तो स्टॉक एक्सचेंज कंपनी जैसे शेयर मार्केट, तो शेयर जो मार्केट है वो मार्केट आपको सर्विस, कॉमर्शियल सर्विस। व्यवसायिक सहायक सेवाएं जैसे अकाउंटिंग, कर, सलाह और कस्टमर सपोर्ट, ये सभी आपके व्यवसायिक सहायक सेवाएं, ये वित्तीय बाजार सेवाएं। समझ लो कौन सी सेवा किससे संबंधित। विज्ञापन मार्केटिंग आज के समय का सबसे बड़ा। अब आपसे पूछ लिया कि विज्ञापन और मार्केटिंग किसका पार्ट है, तो सर्विस सेक्टर का पार्ट है, कॉमर्शियल सर्विस है, टेरिटरी सर्विस है, जिसमें आज के समय में जैसे हमको आवश्यकता होती है डिजिटल मार्केटिंग कर। भाई विदाउट अर्थ के तो हमारा जीवन कैसे चलेगा? भाई मेरा जीवन तो चलेगा नहीं, तो मैं उसके लिए मार्केटिंग करवाऊंगा। मार्केटिंग से पहले मैं रिजल्ट दूंगा, तो जो रिजल्ट है वो स्टूडेंट की विश्वसनीयता बढ़ाएगा। ठीक है, एजेंसियां और पीआर फर्म्स, ठीक है ना, पीआर फर्म्स जो होती हैं ये मार्केटिंग और विज्ञापन का कार्य करती हैं। अब इसकी भूमिका, जो कॉमर्शियल सर्विस है, इसकी भूमिका और महत्व क्या है आज के समय में, इसकी भूमिका क्या है? तो व्यापारिक लेन देन की सुविधा करती हैं, यानी जो फाइनेंशियल जो सर्विस होती हैं, लॉजिस्टिक और समयबद्धता डिलीवरी से व्यापार में गति होती है। फ्लिपकार्ट पे आप ओपन करते हो तो वहाँ के डिलीवरी जो कुरियर सुविधा कंपनी जो देती है उसको, फ्लिपकार्ट को, वो समयबद्ध होती है। जो टाइम दिया है उसी टाइम में आपको सर्विस मिलती है। वित्तीय जोखिम कम करना, जैसे बीमा और बैंकिंग, जो फाइनेंशियल जो क्राइसिस होता है उसको कम करना। बाजार तक पहुंच बढ़ाना, जैसे विज्ञापन और प्रचार के माध्यम से आपका जो मार्केट है उसको एक्सटेंड करना। ठीक है, अन्य सेवाओं से तुलना संक्षेप में, अब ज़्यादा तो हम कर नहीं सकते, लेकिन क्या आप सभी को पता है, ये मैंने आपको कर दिया है पहले, तो पढ़ लेना। इसकी पूरी पीडीएफ एम के सर ज्योग्राफी टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल। अब एक और सर्विस बच गई आपकी, मनोरंजन सेवा, बहुत बड़ी ये है। एंटरटेनमेंट, सिनेमा और थिएटर, ये सभी सर्विस सेक्टर का। ठीक है, ये टेरिटरी है। तो सिनेमा और थिएटर मनोरंजन सेवाएं हैं, एंटरटेनमेंट सर्विस हैं। वह सेवाएं जो लोगों को आराम, आनंद और मानसिक ताजगी और सांस्कृतिक अनुभव प्रदान करने में उद्देश्य से दी जाती है, उन्हें मनोरंजन सेवाएं। लेकिन आज के समय में इनको एंटरटेनमेंट सर्विस नहीं, इनको कहेंगे मतलब कि जैसे आज के समय में जो ऐसी अभिनेत्रियां हुई हैं, उन्होंने हमारे समाज को, हमारी संस्कृति को प्रदूषित कर दिया है। भाई लिबास एक सबसे बड़ी चीज है, और लिबास के विदाउट आप यदि आपका प्रदर्शन करते हो तो वो सबसे बेवकूफी। ठीक है, तो यहां पर यह सेवाएं आमतौर पर भुगतान पर आधारित होती है, जैसे ओटीटी, नेटफ्लिक्स। तो ये ओटीटी प्लेटफॉर्म और नेटफ्लिक्स प्लेटफॉर्म ये बहुत सारी सर्विस देते हैं आपको मनोरंजन, लेकिन इस पे आपको पेमेंट करना होता है, उसके बाद ही आप मूवी देखने जाते हो, तो पेमेंट करने के बाद ही मूवी देखते हो। तो ये व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूप में उपलब्ध होती है, यानी ग्रुप बेस्ड भी होती है और पर्सनल भी होती है। ठीक है ना, आगे देखिए। अब इसकी मेन विशेषता क्या है, मुख्य विशेषताएं, इनका उद्देश्य मनोरंजन और विश्वास प्रदान करना है।
यानी इंटरटेनमेंट, यह क्षेत्र रचनात्मक और तकनीकी का मेल है। क्या है? रचनात्मक और तकनीकी का ये मेल है। तो यहां पर फटाफट से देख लीजिए, फिर इसको खत्म करते हैं। सेवाएं आमतौर पर निजी क्षेत्र के द्वारा प्रदान की जाती है, परंतु सार्वजनिक पहले भी होती हैं। यह क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से लाभकारी और रोजगार सृजन में सहायक होता है। डिजिटल युग में इसका दायरा तेजी से बढ़ रहा है, जैसे OTT, यूट्यूब, गेमिंग आदि प्रमुख है। ठीक है ना? तो ये प्रमुख आपके सर्विस दी जाती है। उदाहरण के लिए जैसे फिल्म उद्योग है, सिनेमाघर, OTT प्लेटफॉर्म, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, ये प्रमुख। टेलीविजन, धारावाहिक, रियलिटी शो, न्यूज चैनल आदि। लाइव शो, संगीत कार्यक्रम, स्टैंड अप कॉमेडी। गेमिंग, मोबाइल और कंप्यूटर गेमिंग, VR गेमिंग, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है? थीम वर्क, इसमें वंडरला, फन सिटी, जुरासिक पार्क सेवाएं। सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे नाटक, नृत्य, चित्रकला। रेडियो सेवाएं, FM चैनल और पॉडकास्ट आज के समय में सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है। डिजिटल मनोरंजन, यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम रील्स, मीम्स आदि प्रमुख। भूमिका क्या है? मानसिक स्वास्थ्य और तनाव से मुक्ति में सहायक है। रचनात्मकता और संस्कृति का प्रचार करना है। पर्यटन, होटल उद्योग से जुड़कर रोजगार बढ़ता है और डिजिटल युग में डिजिटल इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा है। इसको आप पढ़ लेना सभी। इसके क्वेश्चन है वो शाम को मैं आपको करवाऊंगा। इसका पूरा PDF आपको कहाँ मिलेगा? MK सर ज्योग्राफी टेलीग्राम। 30 क्वेश्चन है इसके, हर टॉपिक के 30 क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं। इसका आपको PDF कहाँ मिलेगा? PDF मिलेगा MK सर ज्योग्राफी टेलीग्राम चैनल पर। ये टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लेना। और कोई भी स्टूडेंट अगर कोर्स, टेस्ट सीरीज और नोट्स ज्वाइन करना चाहता है, उसके लिए हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना। पढ़ाई 360 पूरा रिकॉर्डेड कोर्स है आपका, स्टूडियो से रिकॉर्ड है, पूरा हाई क्वालिटी में। उसमें डेमो आपको मिल जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर कोर्स, टेस्ट और नोट्स आप जो भी ज्वाइन करना चाहें, ये एप्लीकेशन है, यहाँ से आप ज्वाइन कर लेना। अभी कोर्स का फीस 999 है, टेस्ट सीरीज का फीस 599 है, नोट्स का फीस 399 है और टोटल लोगे तीनों चीज़ें तो 1299। जो भी ज्वाइन करना चाहे वो ज्वाइन कर ले। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। आप सभी जुड़े, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद डियर। और क्लास को आप जरूर शेयर करना आपके मित्रगण, साथीगण, दोस्तगणों